ठीक है। डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड सिंपल अगर समझ लो तो काफी सिंपल चैप्टर होता है। सबसे पहले क्या दिया है, मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड का मतलब मांग, आप जो खरीदने को तैयार हो, ठीक है, जो कंज्यूमर चाह रहा है खरीदना, ठीक, उसे बोलते हैं डिमांड। डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, कितनी खरीदना चाह रहे हो, क्वांटिटी 2 किलो 3 किलो 4 किलो। विच कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज, जो कंज्यूमर विलिंग चाह रहा है एंड एबल खरीद भी सकता है, टू परचेज एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जितनी अंडरलाइन करे सब कीवर्ड है, अगर डेफिनेशन में नहीं लिख के आओगे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। डिमांड का मतलब वो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच कंज्यूमर आर विलिंग, चाह भी रहा है एंड एबल टू परचेज है एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस, अलग अलग भाव पे ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक समय की बात होगी, खरीद भी सकता है, रेट पर्टिकुलर भाव पे है ना, रेट भी पता है आपको सामने प्रोडक्ट के, और पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि आज की नहीं हमेशा की बात है, एक पर्टिकुलर समय की बात है, हो सकता है बाद में ये चेंज हो जाए। टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ डिमांड में तो इन्होंने छोटे छोटे टॉपिक्स दिए हुए हैं और सिंपल है, मुश्किल नहीं है। पहला दिया है इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, नाम समझ में आ रहा है। इंडिविजुअल मतलब एक आदमी की, एक कंज्यूमर की, एक हाउस होल्ड की डिमांड, और मार्केट मतलब ऑल हाउस होल्ड की डिमांड। लिखा है इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, बस इंडिविजुअल लगा देना, बाकी डिमांड की मीनिंग छाप देना, इज विलिंग टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। पूरी डिमांड की मीनिंग उठा ली, बस इंडिविजुअल कंज्यूमर, सही है। मार्केट की आएगी तो क्या लगाओगे, ऑल कंज्यूमर, ठीक है। मार्केट डिमांड रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर और ऑल द हाउसहोल्ड्स आर विलिंग टू बाय एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। पूरी डिमांड की मीनिंग है, बस ऑल हाउस होल्ड लगा दिया। हाँ, इसके बाद एक्स एंटे और एक्स पोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखो पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद, है ना, तो इसका कुछ कनेक्शन बाद से होगा, और ये एक्स एंटे का पहले से होगा। एक्स एंटे वो डिमांड है जो आप खरीदना चाह रहे हो, एक्स पोस्ट वो डिमांड है जो आप एक्चुअली खरीदते हो, पोस्ट बाद, है ना। क्या लिखा है, एक्स एंटे डिमांड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड दैट कंज्यूमर वांट टू और विलिंग टू बाय, जो चाह रहे हो, ठीक है, टू बाय ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कोई दिक्कत। एक्सपोज में क्या होगा, एक्सपोज डिमांड ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द गुड दैट द कंज्यूमर एक्चुअली परचेजेस, जो आप एक्चुअल में खरीदते हो ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, जो एक्चुअल में, पोस्ट बात की बात हो रही है, जो एक्चुअल में आपने खरीदा वो एक्सपोज्ड है, जो चाह रहे हो वो एक्स एंटे। हम सोच रहे थे 10 किलो सेब खरीद के लाएंगे, हम गए, हम 2 ही किलो खरीद के लाए, 10 किलो एक्स एंटे है, 2 किलो एक्सपोज्ड है, ठीक। हर टाइप ऑफ आती है जॉइंट डिमांड, नाम में समझ में आ रहा है, दो चीजें साथ में यूज होने का कह दोगे, जॉइंट डिमांड, ठीक है। क्या लिखा है, joint demand refers to the demand for two or more goods which are used jointly or demanded together, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल साथ में यूज होते हैं, बटर ब्रेड मिल्क शुगर आर द गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, दो गुड्स जो साथ में यूज होते हैं इन्हें कहते हैं जॉइंट डिमांड, ठीक है। इन केस ऑफ जॉइंट डिमांड राइज इन द प्राइस ऑफ वन गुड्स लीड टू फॉल इन डिमांड फॉर अदर गुड एंड वाइसा वर्सा। कहते हैं जॉइंट डिमांड के केस में क्या होता है, अगर एक चीज के रेट बढ़े, एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं कार और पेट्रोल, ठीक है। अगर कार के प्राइस बढ़ने लगेंगे, अगर कार के प्राइस बढ़ने लगेंगे तो कार आदमी खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, किसी चीज के भाव बढ़ते हैं तो आदमी उसको कम खरीदता है, रेट बढ़ रहा है नहीं खरीदोगे कम खरीदो, तो डिमांड डाउन होने लगेगी। और अगर कार की डिमांड डाउन हो रही है तो पेट्रोल की डिमांड के साथ क्या होगा, ठीक है। तो जॉइंट डिमांड के केस में अगर एक चीज के रेट बढ़ते हैं तो दूसरी चीज की डिमांड डाउन हो जाती है, यही लिखा हुआ है। इन केस ऑफ जॉइंट डिमांड राइज इन प्राइस ऑफ वन गुड लीड्स टू अ फॉल इन द डिमांड फॉर अदर गुड। एक चीज के रेट बढ़े दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड गिरने वाली है। कार की प्राइस और डिमांड की बात करी हमने, कार के रेट बढ़ रहे हैं तो कार तुम कम खरीदोगी या खरीद लोगे जाके, कम खरीदोगे। अगर कार कम खरीदोगे तो पेट्रोल क्या कहाँ ले जाओगे, घर ले जाओगे टैंक में भर के, तो पेट्रोल भी डिमांड कम किया जाएगा। एक चीज के रेट बढ़ने से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई। इन केस ऑफ जॉइंट डिमांड राइज इन द प्राइस ऑफ वन गुड लीड्स टू अ फॉल इन द डिमांड फॉर अदर गुड एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा भी होगा कि अगर कार के रेट गिर रहे हैं डिमांड बढ़ेगी, पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ने लगेगी, ठीक है। फोर्थ डिराइव्ड डिमांड, ठीक है। डिराइव्ड डिमांड क्या होती है, डिराइव नाम से समझ में आ रहा है कुछ, डिराइव मतलब जो एक की वजह से आ जाए, इसे कहेंगे डिराइव्ड डिमांड। तुम्हें चाहिए था घर, तुम्हें चाहिए हमें घर बनवाना अपना, तो तुम्हारी डिमांड तो घर है, तो तुम्हें लेबर बुलाने पड़ गए, ठीक है, या सीमेंट ईटा मोरंग ये सब मंगाना पड़ गया, तो ये बाकी चीजें क्या थी, डिराइव्ड डिमांड। तुम्हें उनका कोई यूज नहीं है, घर बनाने के लिए यूज है, ठीक है। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड, ठीक है। फॉर इंस्टेंस डिमांड फॉर स्टील ब्रिक सीमेंट स्टोन वुड एसेट्रा इज अ डिराइव्ड डिमांड। क्यों डिराइव्ड है,
डिराइव फ्रॉम द डिमांड फॉर हाउसेस, घर की डिमांड से आई है, एंड अदर बिल्डिंग, ठीक है, घर और बिल्डिंग की वजह से इनकी डिमांड आई है। द डिमांड फॉर दीज गुड अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर हाउसेस एंड अदर बिल्डिंग्स। फिफ्थ आती है आपकी कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड ऐसी चीज की डिमांड जिसके मेनी यूजेस हो, उसे बोलते हैं क्या, कॉम्पोजिट डिमांड। डिमांड फॉर गुड्स दैट हैव मल्टीपल यूजेस is called composite demand. For example, demand for steel arises from various uses of steel, such as steel in making utensil, बर्तन बनते हैं, बस बॉडीज बनती हैं, रूम कूलर, कार एंड सो ऑन। तो स्टील के बहुत से यूजेस हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी का लिख सकते हो, हीटिंग, लाइटिंग, कुकिंग सब होता है, ठीक है। कितनी तरीके की पढ़ी, इंडिविजुअल मार्केट, एक्स एंटे एक्सपोज्ड, थर्ड जॉइंट डिमांड, फोर्थ क्या थी, डिराइव डिमांड, और पांचवी क्या है, ठीक है, कंप्लीट है। नेक्स्ट आते हैं डिटर्मिनेंट्स या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है, असर पड़ना, जिससे डिमांड पे असर पड़े जिन चीजों से, उन्हें क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। जिनसे आपके कोई डिसीजन पे असर पड़ जाए उन्हें बोलेंगे डिटर्मिनेंट्स या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है। क्या लिखा है नीचे, लिखा है दैट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ हाउसहोल्ड टू परचेज अ कमोडिटी आर नोन एज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। जिन वजहों से आपका मूड बदल जाएगा, भैया ये नहीं खरीदेंगे, ठीक है, या आपको मन करने लगे इसको खरीदेंगे, इन्हें क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। That factors that influence the decision of a household to purchase a commodity are known as determinant of demand. कोई दिक्कत है इसमें? अब पहला डिटर्मिनेंट स्टार्ट हो रहा है, पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। उसके खुद के भाव ही सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट है, फैक्टर है, ठीक है। और बहुत सिंपल होता है, अभी पीछे देखा कि इस चीज के भाव बढ़ेंगे डिमांड डाउन होने वाली, भाव घटेंगे डिमांड बढ़ेंगे। सिंपल सा एग्जांपल है, आपको माइंड में भी सेंस करेगा ये बात, ठीक है। क्या लिखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। Normally there is an inverse relation. Inverse का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, between the price of the commodity and its quantity demanded. It implies that lower the price of the commodity, larger is the quantity demanded. कम प्राइस होगा, ज्यादा मांग करोगे, and the higher the price, lesser is the quantity demanded, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर, पहला हो गया प्राइस, टॉपिक तो वही चल रहा है, तो इनकम, ठीक है। इनकम से भी असर पड़ता है क्या, पड़ता है, जाहिर सी बात है। अगर हम एक सिंपल सी बात करें तो इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सही है ना। इनकम ऊपर जाएगी, डिमांड ऊपर जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे लिखें, इनकम अप जाएगी, डिमांड ऊपर जाने वाली, इनकम डाउन जाएगी, डिमांड भी डाउन जाने वाली है। लेकिन ये सिर्फ होता है नॉर्मल तक के, नॉर्मल गुड्स तक के सीमित हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल गुड्स का तो बात करेंगे। खैर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज द बेसिक डिटर्मिनेंट ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट एज इट डिटरमाइंस द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। इनकम मतलब परचेजिंग पावर, ठीक है, कितनी खरीदने की पावर है। जनरली देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट मतलब सेम वे में चलेंगे, बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड हिज डिमांड, ठीक है, फॉर अ प्रोडक्ट। दैट इज विद एन इंक्रीज इन इनकम, डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीजेस, ठीक है। लेकिन कह रहे वी में डिस्टिंग्विश बिटवीन थ्री टाइप्स ऑफ गुड, तीन तरीके के गुड्स के डिस्टिंग्विश करेंगे, तब थोड़ा और समझ में आएगा मेन इसका तीनों में। और इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है सेपरेटली, ठीक है। पहला आता है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, ये नॉर्मल है, जो क्लोथ हो गया, ठीक है, नॉर्मल आइटम जितने होते हैं ये सब इसमें आते हैं। व्हीट हो गया, हाँ, डेली यूज वाले। नॉर्मल गुड्स का मतलब हो गया इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। नॉर्मल गुड्स के केस में यही होता है। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स द डिमांड फॉर व्हिच इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिक्रीजेस विद फॉल इन इनकम। इनकम घटेगी, डिमांड भी घटेगी, कुछ नहीं है इसमें, कोई दिक्कत इसमें। फॉर इंस्टेंस द कंज्यूमर में इंक्रीज डिमांड फॉर क्लोथ, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन सेट, कार एज हिज इनकम इंक्रीजेस, ठीक है, नॉर्मल है सब। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, all articles of comfort and luxuries, that is good which make our life more comfortable and enjoyable, belong to this category of normal goods. जो आपकी लाइफ को एंजॉयबल और कंफर्टेबल बना देते हैं वो नॉर्मल गुड्स में ही आते हैं। पहला गुड हो गया, इनकम की बात चल रही है, सेकंड फैक्टर है। थर्ड गुड आएगा, थर्ड गुड क्या होगा, इंफीरियर गुड्स, ठीक है ना। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, सुपीरियर का उल्टा होता है इंफीरियर। इंफीरियर मतलब लो क्वालिटी गुड्स, ठीक है। लो क्वालिटी गुड्स के साथ क्या होगा, इनकम अगर बढ़ेगी, इनकी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, आप अच्छी चीज खरीदोगे, ठीक है, यही होता है। गुड्स फॉर विच सुपीरियर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल आर कॉल्ड इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स द डिमांड फॉर विच फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड इंक्रीज विद फॉल इन इनकम, ठीक है। तो इसकी इनकम से डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है, इनकम बढ़ रही, डिमांड गिरी जा रही। लो क्वालिटी आप सुपीरियर खरीद रहे हो, और अगर इनकम घटेगी तब इनकी डिमांड बढ़ेगी। भैया गरीब हो रहे हो, अब तो सस्ता आइटम खरीदो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द डिमांड फॉर कोर्स मील लाइक मेज और जावर इंफीरियर है, may decrease with increase in beyond a particular level because the consumer may substitute it by a superior cereal like wheat or rice। बस इनडायरेक्ट रिलेशन लिख देना, खत्म हो जाएगा। इनएक्सपेंसिव पे आते हैं। इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ता आइटम, जैसे माचिस की डिब्बी,
ठीक है, ये इनका तो कुछ होना ही नहीं है ना, आपकी इनकम बढ़े घटे 1 रुपए की डिब्बी से कोई फर्क है नहीं है, कांस्टेंट रहती है। इन केस ऑफ इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी ऑफ लाइफ सच एज सॉल्ट हो गया, नमक हो गया ना, मैच बॉक्स हो गया, क्वांटिटी परचेज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम अप टू अ सर्टेन लेवल, कहने बस थोड़े से लेवल तक जाता है, हो सकता है आप एक माचिस की डिब्बी बजाय 2 खरीद लो, उसके बाद इनकम जितनी बढ़ती रह जाए आप उसको चेंज नहीं करोगे, एंड देयर आफ्टर इट रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम, अब जितनी इनकम हो। दिस इज द व्यू ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज एन अपर लिमिट टू कंजम्पशन, क्योंकि इसमें अपर लिमिट है, कितना ही नमक खा लोगे, ठीक है, पैसे जितने हो एक पैकेट ही खरीदा जाएगा नमक का, आ रहा है इन 3 गुड्स के केस में इनकम डिफाइन कर दी उन्होंने। थर्ड पे आते हैं, 2 फैक्टर हो गए, तीसरा फैक्टर है आपका कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है, ये सिंपल है, द लेवल ऑफ डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड आल्सो बाय द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, अगर कोई चीज आपको पसंद है तो आप डिमांड ज्यादा करोगे, ऑब्वियस है, रेट देखोगे नहीं देखोगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिपेंड ऑन सोशल कस्टम, हैबिट ऑफ द पीपल, फैशन पे भी डिपेंड करता है, जनरल लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, एडवर्टाइजमेंट देख लिया आपने, इस पे भी होता है, न्यू इन्वेंशन कुछ नया आया है मार्केट में, एटसेट्रा। Some of these factors like fashion keeps on changing, leading to a change in consumer taste and preference. As a result, the demand for different goods changes. कह रहे फैशन बदल गया, डिमांड भी बदल गई, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी आपका डिमांड डिपेंड करता है, तो ये भी क्या हो गया फैक्टर, ठीक है। कोई चीज पसंद है तो खरीदोगे, नहीं पसंद है तो नहीं खरीदोगे, कोई चीज फैशन में आ गई खरीदोगे, फैशन में चली गई तो नहीं खरीदोगे, फैक्टर हुआ, असर पड़ रहा है, असर पड़ रहा है तो फैक्टर है, ठीक है। 3 हो गए, चौथे पे आते हैं, फोर्थ फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर में से आता है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि इस पे सेपरेट क्वेश्चन आता है, लिखा है डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अभी जॉइंट में तुमने पढ़ा था, रिलेटेड गुड्स ऐसे गुड्स जो आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं, एक चीज के भाव से दूसरे चीज पे असर पड़ेगा, ठीक है, इन्हें बोलते हैं क्या, रिलेटेड गुड्स। लिखा है इफ अ चेंज इन द प्राइस ऑफ वन पर्टिकुलर गुड्स अफेक्ट द डिमांड फॉर अनदर गुड, एक गुड्स के रेट से दूसरे गुड की डिमांड पे असर पड़ा, वी मे से दैट दीज 2 गुड्स आर रिलेटेड, हम कह सकते हैं दोनों गुड्स आपस में कनेक्टेड है, रिलेटेड है। रिलेटेड गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, क्या 2 कैटेगरी में बांटा है, एक सब्स्टिट्यूट या कॉम्पिटिटिव और एक कॉम्प्लीमेंट्री। पहला क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, फोर्थ ही फैक्टर है, अभी चेंज नहीं हुआ कुछ। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होगा, सब्स्टिट्यूट मतलब एक की जगह पे यूज होंगे, है ना, तो एक की जगह, हाँ सब्स्टिट्यूट मतलब एक की जगह पे यूज होंगे, एक की जगह पे यूज होंगे तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which satisfy the same type of need, ठीक है, जैसे कि कैंपा और पेप्सी, है ना, एक ही तरह की नीड पूरी करते हैं, एंड हेंस कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर टू सेटिस्फाई गिवन वांट्स, कह रहे एक दूसरे की जगह पे यूज हो जाते हैं, ठीक होगा क्या, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, से कॉफी, टी कॉफी भी सब्स्टिट्यूट है, तो देखते हैं, इसको याद नहीं करना पड़ेगा भाई, ऐसे शॉर्ट में बना देना, एक तरफ टी लिखा एक तरफ कॉफी लिखा, सब्स्टिट्यूट गुड्स डाले आपने, सब्स्टिट्यूट गुड्स डाले और प्राइस और डिमांड लिखना, इसके प्राइस लिखे इसकी डिमांड लिखी, ठीक है, तो अगर टी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो टी की डिमांड के साथ क्या होगा, ऑब्वियस है टी महंगी हो रही, खरीदोगे, अगर इसके रेट बढ़े, लोगों ने डिमांड इसकी कम कर दी, तो आप कहां शिफ्ट हो जाओगे, कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाओगे, कॉफी की डिमांड बढ़ने लगेगी, तो इसके प्राइस में और इसकी डिमांड में क्या नजर आया, डायरेक्ट रिलेशन। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में यही होता है, एक चीज के भाव बढ़ते हैं, दूसरी चीज की डिमांड अपने आप बढ़ने लगती है, और अगर इसके भाव घटेंगे उसकी डिमांड घटने लगेगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट से टी, है ना, डिमांड ऑफ अ टी एंड द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट से कॉफी, हमने ऐसे समझाया है, इन्होंने कॉफी के प्राइस और उसकी डिमांड नहीं समझाया, जैसे समझा दो कोई फर्क नहीं, डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। Substitute goods are those goods which satisfy the same type of need and hence can be used in place of one another, पहले समझाओगे फिर रिलेशन बता दोगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देना कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि लोग इधर से शिफ्ट होके उधर शिफ्ट हुए जा रहे हैं, इधर से हट के उधर जा रहे हैं, कोई डाउट हो रीड कर ले, इंपॉर्टेंट है, इस पे सेपरेट क्वेश्चन आता है। हाँ, सब्स्टिट्यूट के बाद दूसरा क्या बोला था इन्होंने, कॉम्प्लीमेंट्री, साथ में यूज होने वाले, जॉइंट डिमांड पड़ा था, वही है, जॉइंट की तरह ही होगा, मतलब कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स, एक चीज के प्राइस बढ़ेंगे, दूसरी चीज की डिमांड घटेगी ऑटोमेटिकली, क्यों घटेगी, साथ में यूज होते हैं, है ना, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर, एक साथ ही यूज होते हैं, इन द सेंस दैट दे आर यूज्ड जॉइंटली और कंज्यूम टुगेदर टू सेटिस्फाई अ गिवन वांट, लाइक कार एंड पेट्रोल, गैस एंड गैस स्टोव, ठीक है।
देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द डिमांड फॉर अ गुड एंड द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। याद नहीं करना है, निकालना है। कैसे निकालोगे? आप लिख लेना कार, जैसे ही पीछे बताया था, आप लिख लेना पेट्रोल। एक तरफ इसकी डिमांड और प्राइस डाल देना, इसकी प्राइस और डिमांड, प्राइस ना डालो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ डिमांड डाल देना, ठीक है ना। कार के भाव बढ़ रहे हैं, कार की डिमांड डाउन जा रही, तो पेट्रोल की डिमांड के साथ क्या होगा? डाउन हो जाएगी। ऑब्वियस है, जब ये नहीं खरीद रहे हो तो पेट्रोल भी नहीं खरीदोगे, ठीक है। और उल्टा भी होगा, अगर इसके प्राइस घटेंगे तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, उसकी भी डिमांड। कैसा रिलेशन नजर आ रहा है प्राइस में और डिमांड में? इनवर्स रिलेशन इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, बट इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट इट्स अ डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर, ये तो रीड कर दिया था। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द डिमांड फॉर अ गुड एंड द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्रॉस डिमांड एक छोटा सा रीडिंग ऑब्जेक्ट है। क्रॉस डिमांड क्या होती है? जब एक चीज की प्राइस से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे असर पड़े जाए, इसे कहेंगे क्रॉस डिमांड, ठीक है। जिसका असर ना पड़े वो क्रॉस डिमांड में नहीं आएगी। जैसे हम कहें टेबल के रेट बढ़ रहे हैं, प्याज पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं है, दे आर नॉट कनेक्टेड, ठीक है। क्रॉस डिमांड शोज द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द डिमांड फॉर सम अदर। ये फंक्शनल रिलेशन क्या होता है? फंक्शनल रिलेशन का मतलब होता है कि एक से दूसरे पर असर पड़े, इसे फंक्शनल रिलेशन है। एक बढ़ा दूसरा भी बढ़ा या घटा, जो भी हो, एक से दूसरे पर असर पड़े, क्या बोलते हैं? फंक्शनल रिलेशन। तो कह रहे हैं क्रॉस डिमांड शोज द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द डिमांड फॉर अदर रिलेटेड कमोडिटी। हाँ, कितने हो गए? 4। पांचवा आ रहा है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। सिंपल सा पॉइंट है, कंज्यूमर अगर एक्सपेक्ट कर रहा है कि बाद में किसी चीज के भाव घटने वाले हैं, तो क्या करेगा? आज डिमांड ज्यादा करेगा या कम करेगा? ज्यादा करेगा, कम करेगा। बाद में भाव घटने वाले हैं तो आज डिमांड नहीं, बाद में करेंगे। और एक्सपेक्ट कर रहा है बाद में रेट बढ़ने वाले हैं, तब क्या करेगा? आज ज्यादा करेगा, है ना, यही लिखा है इसमें। इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स अ राइज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन फ्यूचर, they would demand greater amount of this commodity today with a view to avoid purchasing it at a higher price in future। फैक्टर हुआ, डिमांड पे असर डाली इसने, है ना। You often find long queues at the petrol pump when the price of petrol is expected to rise। पता है पेट्रोल के रेट बढ़ने वाले हैं, लंबी लाइनें लग जाएंगी पेट्रोल पंप पे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है आगे बढ़ने वाले हैं। सिमिलरली इफ पीपल एक्सपेक्ट एन इंक्रीज इन देयर इनकम, इनकम के साथ भी होता है, अगर सोचते हैं इनकम बढ़ने वाली है तो वो क्या करते हैं? अभी से ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। खैर, मेन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन है तो ये समझाना पड़ेगा। दे विल बाय मोर कमोडिटी इन एंटिसिपेशन ऑफ अ राइज इन देयर इनकम। कह रहे इनकम बढ़ने वाली, आज ज्यादा खरीद लो, ठीक है। रेट बढ़ने वाले, बाद में आज ज्यादा खरीद लो, ठीक। इन केस इन द सेम वे, दूसरी बात करेंगे, इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट स्कार्सिटी ऑफ अ सर्टेन गुड्स, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाद में कम होने वाला है ना, बाद में कमी है। इन फ्यूचर ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सपेक्टेशन दैट इज प्रोडक्शन में फॉल, कह रहे भैया लग रहा है इसकी प्रोडक्शन गिरने वाली है, तो फिर क्या करेंगे? ड्यू टू स्ट्राइक वगैरह द कंज्यूमर डिमांड फॉर सच गुड्स वुड इंक्रीज, अभी ज्यादा खरीद लेंगे। तो तीन बातें उन्होंने समझाई। कह रहे हैं अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेट बढ़ने वाले हैं, तब भी आज डिमांड ज्यादा करेंगे। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी इनकम बढ़ने वाली, आज डिमांड ज्यादा करेंगे। अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसकी शॉर्टेज होने वाली है, तब भी डिमांड ज्यादा करेंगे। शॉर्टेज की वजह बहुत हो सकती है, ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन में फॉल, प्रोडक्शन गिरने वाली है, ठीक है, मानसून नहीं आएगा, स्ट्राइक होने वाली है, क्रॉप फेलियर होने वाला है, सब केसेस प्रोडक्शन गिराने वाले हैं, तो आज डिमांड बढ़ जाएगी। पूछना है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। 6 पे आते हैं। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी आसान है, अगर तुम एक सामान खरीदने गए हो, तुम्हें उधार दिख जाए तो तुम ज्यादा महंगा खरीद लाते हो। तुम फोन लेने गए थे, 15,000 तक का फोन लेंगे, ठीक है, आपको लगा कि भैया उधार मिल सकता है, तो हो सकता है महंगा खरीद लो, ठीक है ना। तो कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, इफ कंज्यूमर आर एबल टू गेट क्रेडिट फैसिलिटी और दे आर एबल टू बोरो फ्रॉम द बैंक, उधार मिलने की सुविधा है, they would be tempted to purchase certain goods they could not have been purchased otherwise। कह रहे वो खरीद लोगे जो पहले नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि उधार मिल रहा है। For instance, demand for car in India has increased partly because people are able to get loan from the bank to purchase car। कह रहे कार की जो इतनी डिमांड बढ़ी हुई नजर आ रही है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपको लोन मिल जा रहा है, क्रेडिट फैसिलिटी। अगर उधार ना मिले तो डिमांड भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है 7, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। इंपॉर्टेंट होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट का नाम से कुछ समझ में आ रहा है आपको कि आपने सामने वाले को देखा, डिमॉन्स्ट्रेशन, कुछ चलती हुई चीज देखी, आपने कहा इसको खरीदना है, तो इससे भी डिमांड पे असर पड़ता है। तो ये भी क्या हो गया? फैक्टर हो गया। कंजम्पशन लाइफस्टाइल ऑफ अदर देख के आपके ऊपर असर पड़ गया। आ रहा है ये समझ में? क्या लिखा है? डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट रेफर्स टू दैट टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू इमुलेट द कंजम्पशन स्टाइल ऑफ अदर पर्सन। कह रहे एक की टेंडेंसी कि भैया उसके तरह करना है हमको, ठीक है ना। सच एज हिज फ्रेंड हो सकता है, नेबर हो सकता है, एक्सेट्रा। आपने दोस्त के पास देखा, वाला मोबाइल लिया, हमें भी लेना है,
आपने पड़ोसी पद देखा, वह लिखा आ रहा है हमें भी लेना है, ठीक है ना। तो ये सब डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट है। फॉर इंस्टेंस द डिमांड फॉर लग्जरी कार एंड एक्सपेंसिव मोबाइल सेट्स हैज इंक्रीज्ड रिसेंट ईयर पार्टली बिकॉज ऑफ डिजायर ऑफ द पीपल टू फॉलो द कंजम्पशन स्टाइल ऑफ अदर। कह रहे हैं जो ये डिमांड कारों की और मोबाइलों की बढ़ रही है, इसका पार्टली रीजन, थोड़ा रीजन ये भी है कि लोग देख के खरीद रहे हैं, उनको जरूरत नहीं है ना, यूज कोई नहीं है लेकिन वो देख के खरीद रहे हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, सेपरेट सेपरेट फैक्टर्स पे क्वेश्चन आते हैं, बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट आता है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। आसान सा पॉइंट है, पॉपुलेशन ज्यादा होगी डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है ना। साइज तो बहुत आसान है, कॉम्पोजिशन भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा। कॉम्पोजिशन मतलब पॉपुलेशन में है कौन, ठीक है, बच्चे ज्यादा है तो टॉयज ज्यादा होंगे, है ना, उसके हिसाब से भी असर पड़ता है। क्या लिखा हुआ है, पॉपुलेशन साइज एंड कॉम्पोजिशन इन्फ्लुएंस डिमांड, लार्जर पॉपुलेशन मींस मोर कंज्यूमर, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर गुड्स, सिंपल बात है एकदम। आगे क्या लिखा है, एडिशनली different groups within population such as children, adults और teenager have different needs and affecting the types of goods demanded। कह रहे पॉपुलेशन में अब है कौन, एडल्ट हैं, बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, कौन है, अगर जितने हिसाब के होंगे डिमांड भी उसी हिसाब से चलेगी। हैव डिफरेंट नीड्स, सबकी अलग नीड्स होती हैं, अफेक्टिंग द टाइप्स ऑफ गुड्स डिमांडेड, और डिमांड भी अफेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इफ टीनेजर पॉपुलेशन ग्रोज, डिमांड फॉर आइटम लाइक जीन्स, क्रिकेट बैट्स विल राइज। बहुत सिंपल वर्ड में समाप्त करके लिखा, बुक में मुश्किल लिखा था ये। आता है आपका 9th, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, क्या लिखा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अफेक्ट डिमांड फॉर गुड्स, ठीक है, इन एन अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इनकम बराबर नहीं बट रही पूरी इकोनॉमी में। रिच हैव मोर परचेसिंग पावर, अमीर के पास ज्यादा पावर है, लीडिंग टू हायर डिमांड फॉर लग्जरी आइटम। कह रहे ज्यादा डिमांड किसकी होगी, लग्जरी आइटम की, कार्स हो गए, एलईडी टीवी हो गए, एक्सेट्रा, ठीक है। कन्वर्सली, इसका उल्टा, इफ इनकम इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इवनली मतलब बराबर बट रही इनकम, बराबर बट रही तो क्या होगा, डिमांड शिफ्ट टुवर्ड एसेंशियल गुड्स, जरूरी आइटम ज्यादा डिमांड होगा, ठीक है। एज मोर पीपल कैन अफोर्ड बेसिक नेसेसिटी रैदर देन लग्जरी। सारे इंपॉर्टेंट है, लिखे क्या सब में हम, सब इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स। अगर इनइक्वालिटी इनकम है तो लग्जरी, अगर इक्वालिटी है इन इनकम तो फिर बेसिक नेसेसिटीज, ठीक। नेक्स्ट है क्लाइमेट फैक्टर, आसान है, नाम समझ में आ रहा है, मौसम जैसा है वैसी डिमांड है। बारिश का मौसम है, छाते हैं नहीं, आप लोग आते नहीं है, छुट्टी मार लेते हैं। डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स डिपेंड ऑन द क्लाइमेटिक फैक्टर बिकॉज डिफरेंट गुड्स आर नीडेड फॉर डिफरेंट क्लाइमेट, है ना। फॉर इंस्टेंस द डिमांड फॉर आइस, फैन, एयर, कोल्ड ड्रिंक, कॉटन एक्सेट्रा इंक्रीज इन समर, लाइकवाइज इन विंटर डिमांड फॉर हीटर, ब्लोअर, हॉट ड्रिंक, वूलन क्लोथ एक्सेट्रा इंक्रीजेस, है ना। कोई दिक्कत इसमें, सिंपल सा है। लास्ट फैक्टर आता है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी, बहुत आसान है ये भी। गवर्नमेंट अगर किसी चीज पे टैक्स लगा दे, गवर्नमेंट की पॉलिसी में टैक्स आ जाए तो डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी। टैक्स लगाना मतलब प्राइस बढ़ना, और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। सेम वे अगर गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोसेस करने लगे, रोडेड बिल्डिंग बनाने लगे, तो उन चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी से भी डिमांड पे इफेक्ट होता है। आ रहा है, क्या लिखा है, गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी ऑल्सो इम्पैक्ट डिमांड इफ टैक्सेस लाइक जीएसटी एंड एक्साइज ड्यूटीज आर इम्पोज्ड, प्राइस ऑफ गुड्स राइजेस leading to decrease in the demand. However, if the government spend more on infrastructure, government खर्चा कर रही है infrastructure पे, projects पे, such as road, bridge, etc., the demand for construction material will increase. कह रहे हैं इनकी डिमांड बढ़ने लगेगी। तो in short आपके सारे फैक्टर कंप्लीट हो गए। क्या क्या पढ़े थे आपने, पहला क्या था, प्राइस, दूसरा क्या था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, थर्ड क्या था, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, थर्ड था, फोर्थ क्या था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, है ना। फिफ्थ क्या था, फिफ्थ था आपका कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, सिक्स था कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, सबसे डिमांड पे असर पड़ रहा है, सेवन था आपका डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, एट था साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, नेक्स्ट क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्लाइमेट फैक्टर, लास्ट था गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। ये फैक्टर खत्म हुए। नेक्स्ट आता है आपका डिमांड फंक्शन। क्या होता है डिमांड फंक्शन, ये सब चीजें छोटी मोटी इंपॉर्टेंट है। जब डिमांड के फैक्टर से डिमांड पे असर पड़ता है, इसे डिमांड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अ डिमांड फंक्शन स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट की रिलेशन क्या है विद इट्स डिटर्मिनेंट्स, जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी, ये सब जो है ये सब क्या थे, डिमांड फंक्शन। देखो यहाँ एक इक्वेशन दी है, कह रहे डी एन मतलब डिमांड डिनोट्स द dn denotes the demand for a particular commodity, say n, dn का मतलब क्या है, डिमांड ऑफ कमोडिटी n, ठीक, इक्वल्स टू f, f stands for functional relation, ठीक है। क्या लिखा है,
F shows the functional relation between the demand for a commodity and the factor affecting it. डिमांड और फैक्टर्स की फंक्शनल रिलेशन इक्वेशन के फॉर्म में बोला है. पहला क्या लिखा है? P ऑफ N. P ऑफ N का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ N. ठीक है, प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट पहला फैक्टर था. P1 और Pn1 तक क्या लिखा है? प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड. देखो लिखा है Pn इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी. P1 to dot dot Pn-1 indicates the price of all other commodity, बाकी कमोडिटी के प्राइस. ठीक है, फिर Y दिया है, Y स्टैंड फॉर इनकम. ठीक है, Y इज द इनकम. फिर T दिया है, T स्टैंड फॉर टेस्ट. उसके बाद E दिया है, एक्सपेक्टेशन होगा. H दिया है, H इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन. Y में चेंज, Y स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. सारे फैक्टर थे ना पीछे. और G स्टैंड फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी. तो ये इक्वेशन में यही दिखाया हुआ है कि भैया डिमांड पे फंक्शनल रिलेशन क्या है? विद इट्स डिटर्मिनेंट्स. डिटर्मिनेंट्स बदलेंगे, डिमांड बदलेगा. इक्वेशन के फॉर्म में पूरा लिखा था. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन. नेक्स्ट आते हैं आपका लॉ ऑफ डिमांड, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. ठीक है ना, क्या कहता है? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस फॉल एंड डिक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस राइजेस. बहुत सिंपल सी बात लिखी, पीछे से पढ़ते चले आ रहे हो. और जाहिर सी बात है, रेट बढ़ेगा डिमांड घटेगी, रेट घटेगा डिमांड बढ़ेगी. यही लॉ ऑफ डिमांड है. ठीक है, लॉ का मतलब क्या होता है? जो फॉलो हो नॉर्मली. लॉ का मतलब ये हो गया. ठीक है, तो कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेन इक्वल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड है. अदर थिंग्स रिमेन इक्वल का मतलब क्या है? कि प्राइस के अलावा जितनी चीजें वो ना बदले, वो सेम रहे. क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस फॉल. कहते हैं डिमांड बढ़ेगी जब रेट घटेगा. एंड डिक्रीजेस व्हेन प्राइस राइजेस. प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घट जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके अजम्पशन ऑफ डिमांड. मतलब ये जो आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, ये जो आपने पढ़ा इस पे कुछ अजम्पशन है. आपने मीनिंग में ही पढ़ लिए थे. क्या पढ़ा था? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. यही अजम्पशन है. अजम्पशन मतलब ये तब फॉलो होगा जब कुछ चीजें तुम्हें मान लेनी है कि ऐसा ऐसा ना हो. ठीक है ना, तो क्या लिखा है? अजम्पशन. अजम्पशन मतलब कुछ आप लेके चलोगे कि कांस्टेंट रहे. लॉ ऑफ डिमांड अज्यूम्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. मीनिंग में पढ़ लिया था. दैट इज assumption of ceteris paribus order. इसको हम लोग ceteris paribus order बोलते हैं कि बाकी फैक्टर जो कि प्राइस के अलावा हैं वो क्या रहे? कांस्टेंट. तो कुछ लिखना नहीं है तुम्हें ज्यादा. तुम्हें सारे फैक्टर तुमने पीछे पढ़े थे. इनकम थी, है ना, ये सब जितनी भी फैक्टर पढ़े, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स था, इनको कांस्टेंट लिख देना. खत्म. फैक्टर्स पढ़े थे पीछे, उनको कांस्टेंट लिख देना. कह रहे फैक्टर एक्सेप्ट प्राइस इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट और अनचेंज. पहले लिखा है देयर शुड बी नो चेंज इन द इंक्रीज इनकम ऑफ द कंज्यूमर. प्राइस ना लिख देना, प्राइस से तो बदलाना है. ठीक है, एक्सेप्ट प्राइस वाले लिखना. ठीक है, इनकम ना बदले. देयर शुड बी नो चेंज द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर. टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम रहे, तब ये लॉ फॉलो होगा. प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी शुड रिमेन चेंज. सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, याद है, इनके रेट भी ना बदले. तो ये प्राइस अपने प्रोडक्ट के नहीं बोले गए, दूसरों के बोले गए, तो इसको भी लिखना है. 4, कमोडिटी शुड बी अ नॉर्मल कमोडिटी. कह रहे हैं नॉर्मल सी कमोडिटी होनी चाहिए, कोई ऐसी इंफीरियर या फिर बहुत सुपीरियर नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट है 5, साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड एज कॉम्पोजिशन शुड नॉट चेंज. पॉपुलेशन ना बदले. फैक्टर पढ़ा था, एक पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा हो जाएगी, तो पॉपुलेशन ना बदले. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड नॉट चेंज. ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी वगैरह जो भी चल रहा है वैसे ही चलता है. ठीक है, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर. फ्यूचर के प्राइस पे कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, तब ये लॉ जो पढ़ा ऊपर ये फॉलो होगा. नेक्स्ट देखिए क्या है. नेक्स्ट डिमांड स्केड्यूल. स्केड्यूल का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों में किसी को? स्केड्यूल, हाँ, कोई भी चीज जब टेबल में होती है इसे क्या बोलते हैं? स्केड्यूल. तो डिमांड स्केड्यूल क्या होगा? पूरे डिमांड के लॉ को टेबल में दिखा दिया गया है. द डिमांड स्केड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट दैट शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट वुड बी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. पूरी डिमांड की मीनिंग ही है, बस बोल दिया है टेबुलर स्टेटमेंट है जो कि ये दिखाए. ठीक है, कीवर्ड्स ध्यान रखना. इज अ टेबुलर स्टेटमेंट. टेबुलर स्टेटमेंट कीवर्ड हो गया. shows different quantities of a commodity that would be demanded at different prices during a given period of time. ठीक है, डिमांड स्केड्यूल दो तरीके के हो सकते हैं. एक आपका हो सकता है अकेले आदमी का, इंडिविजुअल. एक हो सकता है पूरी मार्केट का. ठीक है, इंडिविजुअल मतलब एक कंज्यूमर, मार्केट मतलब ऑल कंज्यूमर्स. ठीक, नेक्स्ट आते हैं डिमांड कर्व पे. स्केड्यूल टेबल का, कर्व उसका क्या है? डायग्राम या फिर ग्राफ या फिर पिक्चराइजेशन, कुछ भी कह सकते हो. द पिक्चराइजेशन ऑफ द डिमांड स्केड्यूल इज कॉल्ड द डिमांड कर्व. सही है. इट इज द कर्व शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड एट वेरियस ऑल्टरनेटिव प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम.
व्हेन ऑल अदर फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड आर हेल्ड कांस्टेंट, प्राइस के अलावा वाले जितने फैक्टर है वो कांस्टेंट रहे, तो जो डिमांड नजर आएगी अलग अलग भाव पे वो क्या कहलाएगा, डिमांड कर्व। नेक्स्ट देखिए, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। पीछे शेड्यूल की मीनिंग पढ़ी, पूरी वही लिखोगे, बस एक कंज्यूमर लिख देना और कुछ नहीं चेंज करना, ठीक है ना। क्या लिखा है, लिखा है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज द टेबल व्हिच शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट वुड बी परचेज्ड एट डिफरेंट प्राइस बाय एन इंडिविजुअल हाउसहोल्ड। पूरा वही लिखा है, बस एड ऑन क्या करा गया, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड और आ कंज्यूमर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। हाउसहोल्ड को या कंज्यूमर को बात एक ही होती है, कीवर्ड सारे डाल देना जो पीछे से बताते आ रहे हैं, बस इंडिविजुअल लिख दोगे। और ये टेबल है, इंडिविजुअल शेड्यूल है ना, तो ये टेबल है। इंडिविजुअल कर्व क्या होगा, ग्राफ होगा जो एक कंज्यूमर का डिमांड दिखाए अलग अलग प्राइसेस पे, ठीक है ना। क्या लिखा है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर अ गुड is the curve that shows different quantities of the good which an individual consumer is willing to buy। बस individually है, बाकी कर्व की मीनिंग उठाई गई पीछे से, ठीक है। is the curve that shows different quantities of a good which an individual consumer is willing to buy at different prices during a given period of time। अलग अलग भाव पे अलग अलग समय में। अब इनका जरा स्केड्यूल देख लेते हैं और ग्राफ देख लेते हैं, बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल चीज ही नहीं है, लेकिन बनाने में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो तुमने देखो जब स्केड्यूल बनाने को आएगा, कभी क्वेश्चन कहता है बनाने को, तो स्केड्यूल बनाने को आएगा तो पहले हेडिंग डाल देना, उसके बाद एक तरफ प्राइस दिखाने एक तरफ डिमांड दिखाने। होता क्या है, यही तो होता है कि प्राइस और डिमांड अलग अलग भाव पे क्या डिमांड हो रही है, यही दिखाना होता है। एक तरफ प्राइस डालोगे और ये भी लिखोगे कि रुपीस पर केजी में बात होने वाली है, यूनिट्स। एक तरफ क्वांटिटी डिमांडेड डालोगे, ये भी लिखोगे केजी पर वीक में बात हो रही है, ठीक, इतना डाला। इसके बाद प्राइस घटाते जाना, डिमांड बढ़ाते जाना, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। बुक की वैल्यूज से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। बुक में जो वैल्यू स्टार्ट हुई है, कह रहे हैं पहला भाव है 100 रुपए के जी, दूसरा भाव होगा 90 रुपए के जी, ठीक है। 100 रुपए के जी पे डिमांड कितनी हो रही है, कह रहे हैं 1 किलो डिमांड हो रही है, ठीक। जब रेट गिर गया तो डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी ऑब्वियस है, बस बढ़ा देना, ठीक है। बुक के अकॉर्डिंग चले तो 2 केजी डिमांड हो रही है। फिर प्राइस और गिरा, 80 रुपए हो गया, तो डिमांड बढ़ कितनी हो गई, 4 केजी, 4 केजी हो गई, ठीक है। रेट घटा, रेट घट के हुआ 70 और डिमांड हो गई इनकी कितनी, 6 किलो। रेट घटाते जाना है, डिमांड बढ़ाते रहना, स्केड्यूल बन के खत्म हो गया, सही है। और आपने अभी पढ़ा था ग्राफ क्या होता है, बस स्केड्यूल का ही ग्राफ बना दिया जाता है, पिक्चराइजेशन कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो एक तरफ प्राइस है, एक तरफ क्वांटिटी डिमांडेड है। आप पहले अपनी बेसिक लाइनें खींचोगे, ग्राफ जब भी बनेगा एक बेसिक लाइन है, यूं खींचा यूं खींचा, सही है। इधर डाल दिया वाई एक्सिस, इधर डाल दिया ओ, यहाँ डाल दिया एक्स एक्सिस, सही है। इधर साइड दिखा देना प्राइस, जितने प्राइस है इस साइड दिखा दिए जाएंगे। देखो यहाँ पे दिखाया हमने, पहले 100 रुपए, फिर 90, 80, 70, 60, थोड़े ज्यादा दिखा दिए, इसके हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन थोड़े हमने ज्यादा बना दिए। और इधर लिख देना प्राइस और रुपीज में बात हो रही है। नीचे क्या दिखाओगे, ऑब्वियस डिमांड दिखाओगे। अब नीचे लिखा है क्वांटिटी ऑफ एप्पल केजी, 1, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, थोड़े लमसम दिखा दिए। देख के नहीं, बना के आएगा, याद रखना। तुम बनाने बैठोगे, देखने में बहुत सिंपल चीजें गलती हो जाएगी, 3-4 बना लोगे फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। गैप का ध्यान रखना, ये सब ध्यान रखना, बनाओगे अपने आप क्लियर होगा। ये बेसिक, कोई दिक्कत है बेसिक में पूछना। एक तरफ प्राइस, गलती ना प्राइस नीचे दिखा दी है, डिमांड इधर दिखा दी, नहीं, प्राइस इधर, डिमांड नीचे, सही है, क्लियर है इतना। अब देखते हैं, अब इसको बस प्लॉट कर देना उधर। प्लॉट कैसे करोगे, बेसिक बनाने बाद 100 रुपए जब रेट चल रहा है तो डिमांड कितनी हो रही है, 1 किलो। तो यहाँ पे 100 रुपए भाव लिखा है और डिमांड कितनी दिखानी है, 1 किलो। मतलब कहीं हम पॉइंट डालें तो यहाँ बनेगा, सही है, ठीक है ना। 100 रुपए पे 1 किलो। फिर रेट गिर के 90 हो गया, कितना डिमांड होगी, 2 किलो। मतलब 90 पे 2 किलो, ये पॉइंट जा रहा है तो थोड़ा यहाँ पे आएगा, ठीक। 80 बनाओगे कितना, 4 किलो। रेट गिर के 80 हो गया, 4 किलो, मतलब कुछ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट होगा 80 के बाद 70 रुपए हो गया, 70 रुपए में 6 किलो, ये 70 है, ये 6 किलो, ठीक। इनको पॉइंट्स को नाम दे सकते हो, हम देते हैं, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, और एक लाइन खींच दोगे इन पॉइंट को कनेक्ट करती हुई, क्या बन गया, डिमांड कर्व। प्रैक्टिस कर लोगे, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अभी इंडिविजुअल पढ़ लिया, मार्केट आ गया, और क्या है, मार्केट ही तो थे, 2 स्केड्यूल 2 कर्व थे। मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या होगा, पूरी स्केड्यूल की मीनिंग छाप देना, ऑल इंडिविजुअल लिख देना, ऑल हाउस होल्ड लिख देना, काम खत्म हो जाएगा।
मार्केट डिमांड शेड्यूल अ टेबल व्हिच शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द बायर्स, सही है ना, या कंज्यूमर आर विलिंग टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कीवर्ड सारे डालने हर बार। कर्व पे आते हैं, कह रहे मार्केट डिमांड कर्व एंड इट्स डेरिवेशन फ्रॉम इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये मार्केट डिमांड कर्व होता क्या है? मार्केट डिमांड कर्व मतलब सारे कंज्यूमर का मिला दो, है ना, सारे कंज्यूमर्स का मिला दो, क्या बन जाएगा? मार्केट बन जाएगा। ठीक, तो इन्होंने सिंप्लिसिटी के लिए दो कंज्यूमर को प्लस करके मार्केट बनाया है। मार्केट मतलब इंडिविजुअल कर्व्स को प्लस कर दो तो क्या बन जाएगा? मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व क्या होगा? मीनिंग अगर लिखोगे तो क्या बनेगी? इट इज अ कर्व दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ गुड्स व्हिच ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट आर विलिंग टू बाय। बस ऑल कंज्यूमर, ऐसा डायग्राम, ऐसा कर्व जो सारे कंज्यूमर की डिमांड दिखाए अलग अलग भाव पे, मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट विलिंग बाय एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड व्हेन ऑल अदर फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड रिमेन्स द सेम। कर्व बताते समय ये लिखना है, जब सारे फैक्टर सेम रहे, ठीक है, क्योंकि इसमें तो आप डायरेक्टली प्राइस दिखा रहे होते हो, लिख दोगे चल जाएगा, नहीं लिखोगे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस मेन बताना होता है, पिक्चराइजेशन है, ये कर्व है। क्या लिखा है? इट इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ ऑल द हाउस होल्ड। कह रहे सारे हर बार वालों को मिला दिया जाता है, सम कर दिया जाता है, समेशन बना दिया जाता है, मार्केट डिमांड कर्व आ जाता है आपके सामने। ठीक, मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाने को आएगा, कैसे बनाओगे? एक तरफ लिखोगे प्राइस, ठीक है ना, रुपीज पर केजी बता देता, पीछे आपको लिखना है। एक तरफ लिखोगे क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए कंज्यूमर, पहले ए कंज्यूमर की बात करी, मतलब इंडिविजुअल वाले की बात करी, केजी पर वीक एक यूनिट है वो आपने डाल दी। फिर लिखोगे क्या? क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी कंज्यूमर, सेकंड। अब मार्केट बनाओगे, ठीक है, मार्केट कैसे बनाई? दोनों को क्या लिखा है? टोटल मार्केट डिमांड ए प्लस बी केजी पर वीक, कोई दिक्कत? ठीक है ना। फिर से क्या करोगे? रेट घटाते जाओगे, इनकी भी डिमांड बढ़ाते जाओगे, इनकी भी डिमांड बढ़ाते जाओगे, सही है ना। पहला भाव क्या लिखा है? 100 रुपए। 100 रुपए पे हाउस होल्ड ए डिमांड कर रहा है 1 केजी, ठीक है, और हाउस होल्ड बी अलग आदमी है, हो सकता है 2 किलो कर रहा है, कहता 100 रुपए तो हम 2 किलो खरीद लेंगे। आ रहा है समझ में? फिर रेट गिरेगा, रेट गिर के हो गया 90 रुपए। 90 रुपए हो गया तो ए की डिमांड भी बढ़ेगी और इनकी बढ़ेगी, ठीक है। बुक की फिगर में उठाओ कितनी बढ़ रही है, कह रहे हैं इनकी 1 किलो से हो गई कितनी? 2 किलो, ठीक, रेट घटे डिमांड बढ़ गई। इनके साथ क्या हुआ? इनकी 2 किलो पहले मांग रहे थे, रेट घटते देखे इन्होंने कहा 3 किलो खरीद लेंगे, बी वाले आदमी ने, ठीक है ना। फिर रेट घट के हो गया 80, 80 हो गए तो इनका वही हिसाब चल रहा होगा, 2 से इनके हो गए 4, ठीक। इन्होंने कहा हम खरीदेंगे 5 किलो, रेट घट के हुए 70, इन्होंने कहा हम खरीदेंगे 6 किलो, इन्होंने कहा हम खरीदेंगे कितना? 7 किलो, ठीक। ये बन गए 2। अब मार्केट बना लो। मार्केट कैसे बनेगा? बस प्लस ही तो करना है। 100 रुपए पे मार्केट में डिमांड कितनी चल रही है? 3। 90 रुपए पे कितनी चल रही है? 5, है ना। 80 रुपए पे कितनी चल रही है? 9 किलो, और 70 पे कितनी चल रही है? 13 किलो, ठीक है। अब देखो कर्व हमने बना के रखे हैं, बेसिक बेसिक बातें आप पहले से प्लॉट करोगे, है ना। ये बनाई, तीनों बना दिए, ठीक है। बेसिक बेसिक आपने रेट डाले, इधर डिमांड डाली, ये ए हाउस होल्ड का हो गया, कंज्यूमर ए का हो गया। फिर बी का भी ऐसे बना लिया, रेट गिराते गए और इधर डिमांड डाल दी, ठीक है ना। ये गलती ना करना, रेट इधर से बढ़ाते चले गए, इसी वे में डालना है। 100, 90, 80, 70, उल्टा ना बना देना कि पहले यहाँ आपने क्या डाल दिया 50, फिर डाल दिया 60, 100 से घटाते हैं। इधर भी देखो मार्केट में भी रेट हमने 100 से चला दिया। डिमांड इनकी थोड़ी ऑब्वियस हमने ज्यादा रखी है, डिमांड साइड इधर 7 पे रोक दिया था, इधर 6 पे रोक दिया था, इनको हम 13-14 तक ले आ सकते हैं। तुम्हें पता मार्केट ऑब्वियस है ज्यादा डिमांड हो रही होगी ना, ठीक है। बेसिक में कोई दिक्कत हो तो बताओ पहले। इधर प्राइस डाल देना, लिख देना, इधर लिखना हम डिमांड दिखाने जा रहे हैं, इधर प्राइस डाल देना, इधर लिखना डिमांड दिखाने जा रहे हैं। इधर बी हाउस होल्ड है, इधर ए हाउस होल्ड है, इधर क्या है? मार्केट है, नीचे डिमांड, इधर प्राइस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सब डिफाइन कर देना। ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस, यहाँ पे है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। प्लॉटिंग पे आते हैं, कैसे प्लॉट करोगे? अभी पीछे सीखा तुमने, पहले इंडिविजुअल ए का प्लॉट कर लें। ये 100 रुपए पे 1 किलो डिमांड कर रहा था, मतलब कुछ यहाँ पे, और 90 रुपए पे 2 किलो डिमांड कर रहा था, मतलब यहाँ पे। 80 पे 4, मतलब 80 रुपए पे हो जाएगा ये 4। 70 रुपए पे 6 किलो डिमांड कर रहा है, मतलब कुछ यहाँ पे, सही है। और इनको ज्वाइन करते हैं तो ये ए हाउस होल्ड का आ गया क्या? डिमांड कर्व। नाम दे सकते हो इसको, डीडी दे देते हैं, ठीक है। पीछे वाले में भी दे सकते हो। बी वाले का बना लेना, बी वाले का 100 रुपए पे कितनी कर 2 किलो कर रहा था ये, बस तो इसका यहाँ पे आएगा। 90 रुपए पे ये 3 किलो कर रहे थे, कुछ यहाँ पे। 80 पे कितनी कर रहा था ये? 5 किलो, मतलब कुछ यहाँ पे। और 70 पे कर रहा 7 किलो,
सही है, इनके पॉइंट्स भी ज्वाइन करते जाएंगे। ये बन गया डिमांड कर्व ऑफ हाउस होल्ड बी। अब बना देना मार्केट का, इन्हीं का दोनों का समेशन ही तो है ना। तो पहले 100 पे कितनी हो रही मार्केट में, 100 पे 3 किलो डिमांड हो रही है, उसके बाद 90 पे कितनी हो रही है 5 किलो, इसी पे 9 और 13 किलो, ठीक है ना। आप इसकी लाइन ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, बन गया क्या मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। आपको ये सब गैप बराबर लेने, ध्यान रखना जब मार्केट समझाओगे तो दोनों बनाने पड़ेंगे आपको। इसको नाम दे सकते हो, पॉइंट्स को नाम दे देना, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ये डिमांड कर्व हमारा डी है या D3 है, जो भी नाम दे दो, ठीक है। और इंडिविजुअल वाले थोड़े देखो डाउन जाएंगे और मार्केट वाला थोड़ा अप, यूं फ्लैटर होगा, थोड़ा सा इसको ऐसे होता है क्योंकि समेशन से बनता है ना ये, ठीक है। यानी तो डाउन डाउन जा रहे हैं यूं, ये थोड़ा सा, ये आपका कंप्लीट हुआ लॉ ऑफ डिमांड। तो इसमें क्या क्या था, मीनिंग था, मीनिंग के बाद एजम्पशन थे, एजम्पशन बाद स्केड्यूल था, ग्राफ थे, ठीक है। कायदे से पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से चैप्टर अब मुश्किल हो रहा है, ठीक है ना। मेन तो अभी तक सब इजी पढ़ा आपने, कुछ नहीं था, यहीं से चैप्टर समझ लो मुश्किल हुआ है थोड़ा सा। तो टॉपिक है नेक्स्ट तुम्हारा रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। मतलब कि ये डिमांड कर्व आपने देखा कैसे जा रहा था, डाउनवर्ड स्लोप हो रहा था, है ना। आपने देखा डिमांड कर्व ऐसे जा रहा था, ऐसे क्यों जा रहा था, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। रीजंस बताने हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आता है रीजन बताइए कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटती क्यों है, या प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ती क्यों है, इनवर्स रिलेशन क्यों, उसके रीजन कह रहे नेगेटिवली स्लोपिंग डिमांड कर्व और इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स के टर्म पे समझाएंगे कि ये डिमांड यूं क्यों गया है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, पहला क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, नेक्स्ट चैप्टर में बहुत है ये। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज ज्यादा कंज्यूम करते रहते हो तो आपकी सेटिस्फैक्शन कम होती जाती है। एक चीज खाई ज्यादा अच्छी लगी, दूसरी खाई कम अच्छी लगी, है ना। तो यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी होता है। कह रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी हेल्प्स एक्सप्लेन व्हाई द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। कह रहे हैं इसके थ्रू भी आप समझ जाओगे कि क्यों डाउनवर्ड होता है, ठीक। देखते क्या लिखा है, वी बाय गुड्स एंड सर्विस बिकॉज दे गिव अस यूटिलिटी। हम सामान क्यों खरीदते हैं, क्योंकि हमें उसमें सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी मिलता है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन, ठीक है। हाउएवर as we consume more unit of a good, the extra satisfaction we get from each additional unit become less। आप जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे आपकी सेटिस्फैक्शन कम होती जाएगी, सिंपल सी बात है, हमने शुरुआत में तुम्हें बता दी। कह रहे सो द मोर वी कंज्यूम लेस वी एंजॉय, ठीक है। ज्यादा कंज्यूम करोगे आपको कम सेटिस्फैक्शन या एंजॉयमेंट मिलेगा, विच एक्स्ट्रा यूनिट। अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड इज इक्वल टू इट्स प्राइस। कह रहे हैं आपको सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा तब मिलती है जब आप जो उससे सेटिस्फैक्शन ले रहे हो और जो आप उसके बदले पैसे दे रहे हो दोनों बराबर हो। जो सामान खरीदा, आप 100 रुपए सामान लेके आए, तो आपको जो 100 रुपए गए और जो सामान आया, अगर दोनों की कीमत सेम लग रही है आपके दिमाग में तो आप सेटिस्फाइड रहोगे। आपको ऐसा लग रहा है यार महंगा खरीद लिया तो आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, ऐसा लग रहा है कि सस्ता खरीद लिया तब भी नहीं होगे, तो कहते और खरीदना चाहिए था। अभी आगे चैप्टर है, बहुत डीप में है। खैर कह रहे सेटिस्फैक्शन कहाँ मैक्सिमम होती है, जहां पे आप पैसे जो खर्चा कर रहे हो और जो मार्जिनलिटी मिल रही है वो दोनों मैच करें। तो दिस मीन्स कंज्यूमर विल ओनली बाय मोर ऑफ अ गुड इफ इट्स प्राइस डिक्रीजेस बिकॉज द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एक्स्ट्रा यूनिट कीप्स फॉलिंग। कह रहे हैं आप ज्यादा तभी खरीदोगे जब उसके भाव गिर रहे हो, है ना। तो रेट गिरेंगे तभी डिमांड बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि आप जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे सेटिस्फैक्शन भी तो डाउन हो रही है, तो रेट गिराई के खरीदेंगे हम। आ रहा है समझ में, आपने एक यूनिट खरीदी, है ना, दूसरी के लिए आपको प्राइस गिराने ही पड़ेंगे। क्यों गिराने पड़ेंगे, क्योंकि सेटिस्फैक्शन भी कम मिलेगी अगले वाले से, तो प्राइस गिराओ तो खरीदेंगे वरना नहीं खरीदेंगे। तो लॉ ऑफ डिमिनिशन, तो ये जो है रीजन हो गया पहला डाउनवर्ड स्लोपिंग का। समझ में आया पॉइंट, ये मेन तो बात इन्होंने इसी पॉइंट में कही थी, बाकी तो बस बता ही रहे थे, ठीक। दूसरा आते हैं, सेकेंड रीजन क्या है, मेन हेडिंग यही है, रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग हमने सब पे लिखी हुई है, ठीक है। दूसरा क्या है, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से समझने वाले पॉइंट है सब। कह रहे हैं चेंज इन डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन रियल इनकम। कह रहे हैं आपकी डिमांड पे असर पड़ा किस वजह से, रियल इनकम की वजह से। रियल इनकम क्या होती है, रियल इनकम मतलब परचेजिंग पावर, ठीक है। रियल इनकम मतलब क्या होता है, परचेजिंग पावर रिजल्टिंग फ्रॉम अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कह रहे हैं आपकी रियल इनकम जो बदलेगी वो प्राइस की वजह से बदलेगी। मान लो कोई चीज सस्ती हो गई तो आपकी रियल इनकम बढ़ जाती है,
कोई चीज के रेट गिर गए तो आपकी रियल इनकम बढ़ गई, क्योंकि परचेजिंग पावर बढ़ गई, वो सस्ता हो गया, पैसे बच गए, सही है। इज नोन एज इनकम इफेक्ट, इसी को इनकम इफेक्ट बोला जाता है। मतलब कोई चीज अगर सस्ती हुई, ठीक है, तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। कौन सी इनकम बढ़ गई? रियल इनकम, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या? इनकम इफेक्ट। तो अब एक बात सोचो, तुम्हारी इनकम एक तरीके से रियल इनकम बढ़ गई, प्राइस घटने आपकी रियल इनकम बढ़ गई, ज्यादा खरीदोगे कम, ठीक है ना, इनकम रियल इनकम बढ़ गई, हम ज्यादा खरीद लेंगे। तो ये भी रीजन है किसका? डाउनवर्ड स्लोपिंग का, कि प्राइस घटेंगे डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स कंज्यूमर कैन, रेट गिरे तो दो काम हो सकते हैं, बाय मोर ऑफ द सेम गुड विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी, वही खरीद लो, या फिर बाय द सेम अमाउंट एंड सेव सम मनी, पैसे बचा लो। 200 रुपए के सेब मिल रहे थे 2 किलो, 80 रुपए किलो हो गए, अभी खरीदने का 160 में मिल गए, है ना, तो 40 रुपए बच गए। अब चाहो इस 40 को बचा लो या इसी 40 का और एप्पल खरीद लो, ये लिखी दो बातें। दिस मीन्स सेविंग, दिस सेविंग मीन्स कंज्यूमर रियल इनकम हैज इंक्रीज, इसका मतलब आपकी रियल इनकम बढ़ी है, इवन दो देयर मनी इनकम इज रिमेन्स द सेम। मनी इनकम नहीं बढ़ी है, मनी इनकम मतलब एक्चुअल इनकम वही है, 200 रुपए ही है तुम्हारी जेब में, ठीक है। With this extra purchasing power, consumer may choose to buy more of the good, increasing its demand. तो ये जो purchasing power बढ़ गई, आप और ज्यादा खरीद सकते हो। कनेक्ट कर रहा है पॉइंट? एग्जाम्पल वही दिया हुआ है, कह रहे कंज्यूमर स्पेंड 200 on 2 kg of apple, 100 रुपए पर केजी रेट था। If the price drops to 80 rupees per kg, the same 2 kg cost only 160 rupees, 160 में मिल जाएगा। The consumer saves 40, 40 बच गए, which increase their real income, रियल इनकम बढ़ गई आपकी, असली इनकम नहीं बढ़ी है, रियल इनकम। With this saving they might buy more apple, increasing demand। तो रेट गिरेंगे, डिमांड बढ़ेगी। थर्ड बहुत आसान है, इसी से मिलता जुलता है। थर्ड इन्होंने बताया है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या है? मान लो टी है और कॉफी है, टी के रेट गिर गए, टी के रेट गिर गए, तो जो कॉफी पीता था वो कहां आ जाएगा? टी की तरफ, सही है, तो डिमांड बढ़ेगी, रेट गिरने से डिमांड, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कुछ नहीं है, ठीक है। क्या लिखा है? द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हैपेंस व्हेन अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ गुड अफेक्ट इट्स डिमांड। कहते प्राइस गिरा, डिमांड में असर पड़ेगा, बिकॉज, क्यों पड़ेगा? बिकॉज ऑफ इट्स रिलेशन टू सब्स्टिट्यूट गुड, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूट गुड से कनेक्टेड है ये, ठीक है, जैसे कि अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स। क्या लिखा है समझते हैं? व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स एंड द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट रिमेन द सेम, एक चीज के गिर गए, सब्स्टिट्यूट उसी भाव का है, द गुड बिकम्स रिलेटिवली चीपर देन इट्स ऑल्टरनेटिव, ये जो सामान के रेट गिरे वो सस्ता हो गया, है ना। एज अ रिजल्ट कंज्यूमर विल टेंड टू बाय मोर ऑफ द चीपर गुड, तो आप सस्ता ज्यादा खरीदोगे, एंड लेस ऑफ द कॉस्टली सब्स्टिट्यूट, महंगा वाला नहीं खरीदोगे, कॉफी नहीं खरीदोगे, टी खरीदोगे, टू गेट मोर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देयर मनी, ताकि आपके पैसों से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। आ रहा है समझ में? लिखा एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ कॉफी फॉल्स बट द प्राइस ऑफ टी स्टेज द सेम। अब इन्होंने अपोजिट वे में समझाया है कि कॉफी के गिर गए और टी उठते की है, कॉफी बिकम चीपर इन कंपैरिजन, कॉफी सस्ती हो गई, सो पीपल में स्टार्ट बाइंग मोर कॉफी इंस्टेड ऑफ टी, कॉफी ज्यादा पीने लगेंगे लोग क्योंकि सस्ती हो गई है। टी वाले भी शिफ्ट होकर कहां जाएंगे? कॉफी पे। तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, इससे पहले वाला इनकम इफेक्ट था। दिस शिफ्ट इन डिमांड फ्रॉम अ कॉस्टली सब्स्टिट्यूट टू अ चीपर गुड इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये भी रीजन है प्राइस गिरने से डिमांड बढ़ने का। एक नोट छोटा सा दिया हुआ है, कह रहे हैं एज कंपेयर टू इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, वी हैव ट्रीटेड द इनकम इफेक्ट एंड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सेपरेटली, आपने अलग बताया, इनकम इफेक्ट अलग। कह रहे हैं इन फैक्ट दे अकर साइमल्टेनियसली, ये साथ ही में होते हैं, रेट गिरते हैं तो दोनों इफेक्ट होते हैं, इनकम वाला भी चलता है और सब्स्टिट्यूशन वाला भी चलता है। तो द सम टोटल ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज कॉल्ड द प्राइस इफेक्ट। कह रहे दोनों को मिला तो क्या बन जाएगा? प्राइस इफेक्ट। क्या लिखा? प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो क्वेश्चन आया था, बता लोगे प्राइस इफेक्ट पे? दोनों बता देना बस, ठीक है। चौथे पे आते हैं। हाँ भैया, क्या लिखा हुआ है? फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर। सिंपल है ये, ठीक है, कंज्यूमर ज्यादा हो जाएंगे, ठीक, कंज्यूमर ज्यादा हो जाएंगे, डिमांड बढ़नी ऑटोमेटिकली। लिखा है व्हेन द प्राइस ऑफ गुड फॉल्स नॉट ओनली डू एग्जिस्टिंग कंज्यूमर बाय मोर बिकॉज ऑफ द इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बट ऑल्सो न्यू कंज्यूमर एंटर। कह रहे रेट गिरते हैं तो पुराने वाले तो खरीदते ही खरीदते हैं, नए कस्टमर भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और नए कस्टमर अट्रैक्ट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड बढ़ेगी, रेट गिरे डिमांड बढ़ी, रीजन हो गया ये भी, ठीक है। कह रहे नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ गए रेट गिरने से, रेट गिरा नए कस्टमर आ गए, ठीक है, पुराने तो है ही है, नए और आ गए तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़नी है। बस समझाना यही है, रेट गिरने से डिमांड क्यों बढ़ रही है, स्लोपिंग नेगेटिव क्यों है इसकी, ठीक है। देखा एट अ हाई प्राइस ओनली वेल्दी कंज्यूमर आर कैन अफोर्ड द प्रोडक्ट, महंगा होगा तो अमीर ही खरीद पाएगा। व्हेन द प्राइस ड्रॉप्स पीपल विद एवरेज और लो इनकम कैन आल्सो बाय इट, रेट गिरे एवरेज इनकम वाला भी खरीद रहा है।
As a result, the total number of buyer increases and the overall demand rises. Example क्या दिया है? If apple costs 100 rupees per kg, only a few rich people may buy them. 100 रुपए का है, कुछ अमीर खरीद पा रहे थे. प्राइस 70 हो गया. More people including middle class family can afford them. गरीब लोग भी, मिडिल क्लास वाले भी खरीद ले रहे हैं. As the price drop further, even poorer household may begin to buy apple. रेट और गिरे तो गरीब आदमी भी खरीद रहा है, नए कस्टमर्स आ रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. सेवरल यूजेस ऑफ द कमोडिटी भी एक एक्सप्लेनेशन का पॉइंट है, थोड़ा डीप में होता है, बस समझने वाला है. जैसे इनकम इफेक्ट था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था, वैसे ही इसको भी समझना है. क्या लिखा है? सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी. जैसे जिस कमोडिटी के ज्यादा यूजेस होते हैं, तो अगर वो महंगा है, तो आप सिर्फ मान लो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लेते हैं. अगर बिजली महंगी है तो आप सिर्फ बत्ती चलाओगे, पंखा चला लोगे, बहुत से बात कहोगे भैया एसी ना चलाओ, वॉशिंग मशीन ज्यादा ना चलाओ, घर हाथ से कपड़े धो लो, और कुकिंग वगैरह भी गैस चूल्हे से करो, इलेक्ट्रिसिटी से ना करो. होगा ऐसा? और सस्ती हो जाए, रेट गिरे हैं, आप कहोगे ठीक है सब चलाओ, है ना, कुकिंग, हीटिंग, एसी सब चला लो, ठीक है ना. तो सोचो रेट गिरे तो उसकी डिमांड बढ़ गई, एक्सप्लेनेशन हो गया, क्योंकि उसके ज्यादा यूजेस थे, आप फालतू कामों में भी लेने लगे. ये लिखा है. सम गुड्स कैन बी यूज फॉर मेनी डिफरेंट पर्पसेस, है ना. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, मिल्क, कोल, स्टील, एल्यूमिनियम, ये सब मेनी यूजेस वाले हैं. ठीक है, लिखा है सम ऑफ दीज यूजेस आर मोर इंपॉर्टेंट लाइक लाइटिंग और कुकिंग, व्हाइल अदर आर लेस इंपॉर्टेंट, और बाकी थोड़े कम इंपॉर्टेंट है. बिजली का एग्जाम्पल में लाइटिंग और पंखा सबसे इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, और जाले तो सिर्फ लाइट. When the price of such goods is high, people use it only for most essential purpose. महंगा होगा तो जरूरी कम. But when the price falls, people start using it for less important or additional purpose too. Example: if electricity is expensive, people will use it only for lighting. But if the price falls, people may also use it for cooking, heating, or running appliances. ठीक है? This lead to an increase in overall demand. तो ये आपके सारे पॉइंट थे जो समझा रहे थे कि क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है. किसी को पूछ सकता है. नेक्स्ट आते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है पता है आप लोग को? एक्सेप्शन जहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाए, प्राइस बढ़े डिमांड ना घटे, या प्राइस घटे डिमांड ना बढ़े, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है, यही बताना है कहां फेल हो रहा है. और सिंपल होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होते हैं. पहले क्या रीड के लिए कुछ लिखा हुआ है, कह रहे मेनी अ टाइम्स वी ऑब्जर्व दैट मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड एट हायर प्राइस. कह रहे महंगा है और खरीद रहा आदमी, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या हो रहा है? फेल हो रहा है. यही टॉपिक है. एंड लेस ऑफ इट परचेज एट लोअर प्राइस, और सस्ता है तो आदमी कम खरीद रहा है. इन दिस सिचुएशन द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड द अमाउंट परचेज डज नॉट होल्ड गुड. कह रहे अब तो चल ही नहीं रहा ना प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन. ठीक है, दिस सिचुएशन आर नोन एज एक्सेप्शन. इन्हीं को एक्सेप्शन बोला जाता है. नॉर्मली डिमांड कर्व आपने बनाया ऐसे बनता है, हो सकता है डिमांड कर्व ऐसे बन गया हो. क्या रीजन है इसके पीछे का? क्या लिखा है देखते हैं. लिखा है गिवन गुड्स. गिवन गुड्स सस्ते आइटम, इंफीरियर आइटम्स, इन्हें क्या बोलते हैं? इंफीरियर. गिवन गुड्स. ठीक है, सुपीरियर का उल्टा. ठीक, सस्ते आइटम. लिखा है गिवन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड्स अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम. गरीब आदमी बहुत पैसा खर्चा करता है इस पे. एंड द डिमांड फॉर विच फॉल्स विद फॉल इन देयर प्राइस. और अगर इनके रेट गिरते हैं तो डिमांड भी गिर जाती है. क्यों गिर जाती होगी? देखो लिखा है. पहले तो कह रहे हैं नेम्ड आफ्टर सर रॉबर्ट गिफिन. गिफिन गुड्स क्यों बोला गया? रॉबर्ट गिफिन नाम के, एमसीक्यू में पूछा आ सकता है. लिखा है दीज आर इंफीरियर गुड्स लाइक मेज और जॉवर ऑन विच पुअर कंज्यूमर स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर इनकम. गरीब आदमी इन पे बहुत पैसा खर्चता है. ठीक है, व्हेन प्राइस फॉल, मान लो इनके रेट गिर गए, पीपल मे बाय लेस ऑफ देम. कह रहे हैं इसके रेट गिरे, कम खरीद रहे हैं, पैसे बच गए, है ना. अब गरीब आदमी के थोड़े पैसे बच गए, वो अच्छे आइटम पे शिफ्ट हो गया. लिखा है एंड देन एंड शिफ्ट टू द बेटर क्वालिटी ऑफ फूड लाइक व्हीट और राइस. उसने कहा अच्छा इसके रेट गिरे, इसको कम खरीदो, अच्छी क्वालिटी पे शिफ्ट करेगा. आ रहा है ये समझ में? क्योंकि सस्ता आइटम था. ठीक, एक्सेप्शन प्राइस से ही कनेक्शन देके बताना है कि रेट गिरे हैं और इसकी डिमांड भी गिर गई. क्यों गिर गई? रेट गिरे, पैसे बच गए, दूसरी जगह शिफ्ट आउट हो गए. रियल इनकम अभी पता था पीछे, रेट गिरे, रियल इनकम बढ़ गई. रियल इनकम बढ़ गई तो आपने सोचा कुछ और खरीदो, इसको तो ना ही खरीदो क्योंकि ये सस्ता आइटम है. व्हेन प्राइस राइजेस, इसी तरीके अगर महंगा होगा तो गरीब आदमी कम नहीं खरीदेगा और खरीदेगा. क्यों? क्योंकि उसको पैसे बचेंगे नहीं कहीं और जाने के. कहेगा यही महंगा हो रहा है, सारा पैसा इसी में घुसा जा रहा है, बाकी कुछ खरीदने को नहीं बच रहा. तो यहाँ पे भी फेल हो रहा है. देखा, व्हेन प्राइस राइजेस पुअर कंज्यूमर मे बाय मोर ऑफ द इंफीरियर गुड्स. ठीक है, बिकॉज दे कांट अफोर्ड द सुपीरियर वंस एनी मोर. अब तो महंगा और नहीं खरीद पा रहा, तो फेल हो रहा है. प्राइस बढ़ रहे हैं, डिमांड भी बढ़ रही है. गिवन गुड्स के केस में ये पहला हो गया. किसी को पूछना हो तो पूछ सकता है. सेकंड पे आते हैं, क्या लिखा है? आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील.
ठीक है, इनको हम लोग प्रेस्टिजियस गुड्स भी बोलते हैं। महंगा आइटम, लग्जरी आइटम टाइप, ठीक है, महंगी गाड़ी, महंगा फोन, इन सब की बात हो रही है, ठीक है। इन पे भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। बहुत सिंपल सा है, कैसे फेल हो जाता है। मान लो डायमंड की बात करें, डायमंड डायमंड क्यों है, क्योंकि महंगा है ना। ज्यादा महंगा होगा उतना ज्यादा डायमंड कहलाएगा, सस्ता होगा डायमंड नहीं कहलाएगा। डायमंड अब इसके रेट अगर बढ़ेंगे ना तो अमीर आदमी और खरीदेगा। क्यों खरीदेगा, क्योंकि डायमंड खरीदता ही अपनी वेल्थ दिखाने के लिए। तो इनके प्राइस बढ़ने से डिमांड घटती नहीं, उल्टा फेल हुआ, ठीक है ना, ये लिखा है। हाँ, स्टेटस सिंबल सर्व करने के लिए, ठीक है, कि हमारे पास ये है। तो महंगा होगा और खरीदेगा, सस्ता हो गया अगर तो क्या करेगा, नहीं खरीदेगा। है तो अब गरीब भी खरीद रहा है, ठीक है। क्या लिखा है, सम गुड्स आर बॉट नॉट फॉर देयर यूजफुलनेस बट टू शो ऑफ द वेल्थ, सोशल स्टेटस और लग्जरी, दीज आर कॉल्ड आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील, ठीक है। और वेबलिन गुड्स भी बोलते हैं इनको, ये सब एमसीक्यू रिलेटेड बातें हैं। वेबलिन गुड्स मतलब लग्जरी आइटम्स, प्रेस्टिजियस गुड्स, ठीक है। नेम्ड आफ्टर इकोनॉमिस्ट थॉर्स्टिन वेबलिन, ठीक है। Such goods are demanded because people get satisfaction from the prestige and attention they receive for owning expensive item. कह रहे थोड़ा satisfaction मिलता है वेल्थ दिखाने में और attention मिल जाती है। People enjoy being admired or envied by others. कह रहे उनको मजा आता है कि हमें सामने वाला देख रहा है, ठीक है, उसकी तरफ देखते नहीं और चौल से चलाते हैं। खैर, एग्जाम्पल, diamonds are a classic example, ठीक है। Rich people may buy diamonds because they are expensive, not in spite of its use, कोई यूज ही नहीं है। If the price of diamond rises, their prestige value also increases and demand may rise instead of falling, ठीक है। पूछना है इसमें, उल्टा चल रहा है, बस एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। थर्ड एक्सेप्शन है आपकी, क्यों फेल होता है, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। बहुत आसान है ये, रेट गिर रहे हैं, आपने सोचा अभी और गिरेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है अभी, तो अभी नहीं खरीदेंगे, बाद में ही खरीदेंगे। रेट गिरे, डिमांड बढ़ी नहीं, सही है। ऐसे ही रेट बढ़ रहे हैं, डिमांड तो नहीं करनी चाहिए थी, आपको लगा भी और बढ़ने वाले हैं, खरीद लो, तो रेट बढ़े तब भी खरीद लिया, फेल हुआ, ठीक है ना। क्या लिखा है, द लॉ ऑफ डिमांड मे नॉट अप्लाई व्हेन कंज्यूमर एक्सपेक्ट फ्यूचर प्राइस चेंज, ठीक है। इफ पीपल थिंक द प्राइस विल राइज इन फ्यूचर दे विल बाय मोर नाउ इवन इफ द करेंट प्राइस इज हाई, ठीक है। अभी महंगा है लेकिन उनको लग रहा है आगे और महंगा होने वाला है, तब भी ज्यादा खरीद लिया। टू अवॉइड पेइंग मोर लेटर, कह रहे बाद में तो और देना पड़ेगा। पीपल थिंक द प्राइस विल फॉल इन फ्यूचर, रेट गिरने वाले हैं, दे विल वेट टू बाय इवन इफ द प्राइस ऑलरेडी ड्रॉप, और रुकेंगे और गिरने दो, ठीक है, बस फेल हो रहा है। नेक्स्ट आता है इमरजेंसी। इमरजेंसी मतलब कोई ऐसी टाइम जहां पे नॉर्मल कंडीशंस नहीं है, ठीक है। तो कह रहे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी लाइक वॉर, नेचुरल डिजास्टर और डिप्रेशन, बिजनेस डाउन जा रहा है बहुत, तब भी इमरजेंसी बोल दे रहे हैं। People behave abnormally, so the law of demand may not apply. लोग ही उल्टा बिहेव कर रहे होते हैं, तो लॉ अप्लाई नहीं करेगा। इन शॉर्टेज लाइक ड्यूरिंग वॉर ऑफ फेमिन, जंग हो गई, सूखा पड़ गया, people may buy and store goods at higher prices, ठीक है, for fearing they might become unavailable later। कह रहे ज्यादा खरीद लो भैया, बाद में हो सकता ना मिले, अभी चाहे महंगा क्यों ना हो। आ रहा है ये समझ में, अफीफा आप सुन रही है। लिखा है ड्यूरिंग अ डिप्रेशन पीपल मे बाय लेस इवन एट लो प्राइसेस बिकॉज दे हैव लेस इनकम और फियर फ्यूचर जॉबलेस, ठीक है। जब डिप्रेशन आएगा, बिजनेस डाउन जा रहा होगा, पीपल मे बाय लेस इवन एट लो प्राइस, चल रहा है तो कहेंगे सस्ता है तब भी ना खरीदो, क्यों, क्योंकि पैसे ही नहीं आ रहे हैं या जॉब जाने का भी डर है, ठीक है। तो इकोनॉमी डाउन जा रही है तो लोग कुछ नहीं खरीदते हैं, चाहे रेट गिर रहे हो तब भी फेल हो रहा है रेट गिरने से, ठीक है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन था क्यों फेल हो रहा है। क्वालिटी प्राइस रिलेशन, वेबलिन इफेक्ट भी बोलते हैं, वो वेबलिन गुड थे प्रेस्टिजियस, ये वेबलिन इफेक्ट है, ठीक है। कहने क्या होता है कि आप सोचते हो महंगा है तो अच्छी क्वालिटी का होगा, तो महंगे पे भी ज्यादा खरीद लिया, ठीक है, इसे बोलते हैं, बस सिंपल है। समटाइम कंज्यूमर बिलीव दैट हायर प्राइसेस मीन बेटर क्वालिटी, सो दे प्रेफर टू बाय कॉस्टलियर गुड्स इवन इफ चीपर ऑप्शंस ऑफर सिमिलर क्वालिटी। कह रहे चीपर सस्ता था, आपने महंगा खरीद लिया, आपको लगा भैया ये अच्छा होगा, ठीक। This is called a Veblen effect, named after Thorsten Veblen. Example, people may prefer to buy Lux Supreme, a costlier soap, instead of ordinary Lux. ठीक है? Thinking it is of better quality, even though both are similar. कह रहे हैं अच्छी क्वालिटी का था Lux Supreme, लेकिन थे दोनों सेम, घुल जाते हैं पानी में रखे जल्दी जल्दी, ठीक। खैर, नेक्स्ट है 6, चेंज इन फैशन। फैशन बदल जाए तो रेट गिरेंगे तब भी आदमी नहीं खरीदता, जितना सस्ता हो नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो लिखा व्हेन अ प्रोडक्ट गोज आउट ऑफ फैशन पीपल विल नॉट बाय इट इवन इफ द प्राइस इज वेरी लो, ठीक है। फैशन ट्रेंड्स इन्फ्लुएंस कंज्यूमर प्रेफरेंस मोर देन प्राइस। एग्जांपल, इफ अ सर्टेन लेडीज ड्रेस स्टाइल इज आउट ऑफ फैशन इट वोंट सेल, बिकेगा नहीं, ठीक है, चाहे जितना सस्ता हो, इवन इट ऑफर अ डिस्काउंटेड प्राइस। ये आपकी कंप्लीट हुआ एक्सेप्शन।
नेक्स्ट आता है आपका दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और कंफ्यूजिंग टॉपिक, ठीक है, लेकिन एक बार समझ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। टॉपिक क्या है? मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व या फिर शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। पहला टॉपिक क्या है आपका? मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो चाहे ऊपर के नाम से पुकारे चाहे इस नाम से पुकारे, समझ जाना एक ही टॉपिक की बात हो रही, ठीक है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व को हम लोग दूसरे नाम से पुकारते हैं क्या? चेंज इन डिमांड। बस सादा रखते हैं इसको थोड़ा। वहां पे क्वांटिटी लगा दिया, यहाँ क्वांटिटी नहीं लगाया, एक कीवर्ड बदला टॉपिक बदल गया, कह रहे, ठीक है। होते बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं होता। नाम से क्या समझ में आ रहा है? मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, कुछ ऐसा होगा कि एक ही डिमांड कर्व में अप डाउन होगा, ठीक। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, कुछ ऐसा होगा कि नया डिमांड कर्व बनेगा, डिमांड कर्व भी खिसक जाएगा, ठीक। चेंज इन डिमांड, चेंज इन कॉन्स्टेंट डिमांड, ठीक है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इधर पहले पढ़ा था, कह रहे व्हेन द अमाउंट डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंज राइजेस और फॉल, कह रहे डिमांड बढ़ रही है घट रही है एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इट्स ओन प्राइस, खुद के भाव की वजह से, ठीक है, प्राइस की वजह से। while other determinants of demand like income, taste, price और related goods remain constant, बाकी फैक्टर कांस्टेंट है। पीछे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, यही तो था, है ना। इट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब इन शॉर्ट यही लिखा है, डिमांड ऊपर नीचे जाएगी, रीजन क्या होगा? प्राइस, बाकी फैक्टर नहीं सेम रहेंगे। तो वो बगल में टॉपिक था उसका फिर क्या होगा? अभी इसके बगल में दिखा था पीछे, उसमें प्राइस नहीं होगा, अदर फैक्टर होंगे। अभी आगे पढ़ोगे, डिमांड बदलेगी किसकी वजह से? अदर फैक्टर की वजह से, वो शिफ्ट इन डिमांड कर्व होगा। खैर अभी ये समझ में आ गया, प्राइस की वजह से होता है, अदर फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं, सिंपल है। इसमें पूछना है किसी को? आ गया। अब इसमें दो टॉपिक होते हैं, अच्छा है छूट गया था। चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड मे बी ऑफ टू टाइप्स, एक्सपेंशन हो सकता है और कंट्रैक्शन हो सकता है। एक्सपेंशन क्या होता है? कह रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, एक्सपेंशन मतलब बढ़ेगी डिमांड। और डिमांड क्यों बढ़ती है? प्राइस घटने से या प्राइस बढ़ने से? प्राइस घटने से, ऑब्वियस है, ठीक है ना। क्या लिखा है? व्हेन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी राइजेस ड्यू टू फॉल इन इट्स ओन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इट इज कॉल्ड राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। दोनों नाम है इसके, राइज इन डिमांड नहीं, राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। डिमांड बढ़ेगी, रेट गिरेंगे। कंट्रैक्शन क्या होगा? डिमांड घटेगी, क्या रीजन से? प्राइस बढ़ने से, कंट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। लिखा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन इट्स ओन प्राइस, खुद के भाव की वजह से। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, बार बार लिखना है। ये क्या हो गया? फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसको राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते थे। एक्सपेंशन कंट्रैक्शन हो गए दोनों। कह रहे डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व इज कॉल्ड अ राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या लिखा हुआ है? ये डिमांड कर्व है, अभी पीछे बनाएंगे वैसे हम। प्राइस यहां है, ठीक है ना, और ये डिमांड चल रही है, ये प्राइस है, ये डिमांड चल रही है, सही है। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व इज राइज इन क्वांटिटी। अभी देखते हैं, ठीक है। मान लो प्राइस गिर गए, ठीक है, प्राइस गिर के कहां आ गए? यहां पे आ गए, ठीक। प्राइस गिर के नीचे आ गए, अब डिमांड कहां जाएगी? यहां टकरा के नीचे गिरेगी, कहां आ गई? Q1 पे, आगे आ गई। एक्सपेंशन है कंट्रैक्शन है? एक्सपेंशन है। ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा? एक्सपेंशन है। क्या लिखा है? अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व इज कॉल्ड राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व। उसी डिमांड कर्व में कौन सा मूवमेंट हुआ है? डाउनवर्ड, सही है। और साथ ही साथ क्या लिखा है? एंड अपवर्ड मूवमेंट इज द फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड और कॉन्ट्रैक्शन। अपवर्ड मूवमेंट फॉल होगा, देखें रेट बढ़ गए, रेट बढ़ के यहां आ गए, मान लेते किस पे? P2 पे। अब बताओ यहां टकरा के यहां गिरी, क्वांटिटी Q2 पे आ गई, ये पोर्शन क्या है? कंट्रैक्शन या फिर फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, सही है। एक ही डिमांड कर्व में अपवर्ड मूव कर गए, वो डाउनवर्ड था। ये नोट समझ में आ गया? पूछना है किसी को? अब इन्होंने कर्व और इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दिया हुआ है, समझाने को आ जाता है तो कैसे समझाओगे? पहले थोड़ा सा अपना ग्राफ एक्सप्लेन करोगे हमेशा, ठीक है। मतलब यहां से पॉइंट हमने स्टार्ट नहीं करें, पॉइंट अपना जो स्टार्ट करना पहले ग्राफ एक्सप्लेन कर देना। हमेशा ग्राफ पहले वाई लाइन खींची, ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इधर प्राइस दिखाया, इधर क्वांटिटी डिमांडेड दिखाई है। पहले आप ग्राफ एक्सप्लेन करोगे शॉर्ट में, ठीक है। क्या बताओगे? प्राइस इज प्लॉटेड कौन से एक्सिस पे है? ऑन वाई एक्सिस, सही है। और
क्वांटिटी डिमांडेड इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस, सही है। और ये हमारा डिमांड कर्व है, इसको नाम दे दें डी डी, लिख देना डी डी इज अ डिमांड कर्व। आपने शॉर्ट में अपने पहले डायग्राम का इंट्रोडक्शन दे दिया, इनिशियल बातें बता दी, ये बतानी पड़ेंगी, ठीक है। ग्राफ बनाना इतना एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं किस पे, अपने एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सपेंशन पे, और इसमें भी देख लेते हैं, ठीक है। पीछे बना ही दिया था मैं तुम्हारे सामने, रेट गिराने हैं बस हमें, तो हमें रेट गिराने हैं तो हम कह देते हैं यहाँ पे आ गए, ऑब्वियस एक्सपेंशन होगा, यहाँ से करके यहाँ डाल दिया, ठीक है। पॉइंट्स अभी हम इसके एक्सप्लेनेशन के डाल देंगे। क्या लिखा है ये बताने के बाद, ठीक है, एक्सप्लेन करने को आया, ये बताने के बाद क्या लिखोगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सपेंशन विद कर्व। इन फिगर व्हेन द प्राइस इज OP1 द क्वांटिटी डिमांडेड इज OQ1। कह रहे प्राइस OP1 है, क्वांटिटी डिमांडेड OQ1 है इनिशियली, ठीक है। इफ द प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP1 टू OP2, अच्छा यहाँ P2 बोल रहे हैं इसको, प्राइस गिर के हो गए क्या OP1 से OP2, द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज टू OQ2, ठीक है। दिस मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट A1 टू पॉइंट A2 shown downward on the demand curve DD is called expansion। समझा पाओगे इतना? इतना समझा दिया तो नंबर कोई काट नहीं पाएगा आपके, ठीक है। पूरी लेबलिंग के साथ क्लियर कट आसान भाषा में पॉइंट्स डाल के, सारे कीवर्ड ईवर्ड सब मौजूद है इसके अंदर, सब है, पूरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, तो नोट्स हैं, याद कर लेना, या जो करना हो कर लेना, समझ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, बना के लिख लेना, सब हो जाएगा। मूवमेंट अलोंग द डिमांड, नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन दिखाना है, फिर से वहीं से बातें चालू होंगी, आप ऐसे करके अपना डिमांड कर्व बना लोगे डीडी। इन द फिगर व्हेन द, पहली बात इनिशियल समझा दोगे, ऊपर लिखे हुए हैं वही इसमें भी एक्सप्लेन होंगे। फिर इन द फिगर व्हेन द प्राइस इज OP1 क्वांटिटी डिमांडेड इज OQ1, P1 OQ1 डिमांडेड इतनी हो रही। इफ द प्राइस राइजेस फ्रॉम OP1 टू OP3, प्राइस बढ़ गए, यहां पे आ गए, तो क्या हुआ, डिमांड OQ1 से OQ3 आ गई, ठीक है। द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस टू OQ3। दिस मूवमेंट फ्रॉम द पॉइंट A1 to A3 is known as contraction। कॉन्ट्रैक्शन का दूसरा नाम क्या होगा, फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। A to A3 shown upward on the same demand curve is called contraction of demand, ठीक। Both expansion and contraction of demand happen only due to change in price, ठीक है, with all other factor remaining the same। ये आपका एक टॉपिक हुआ, कौन सा, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, ठीक है, खत्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। इसको दूसरा नाम क्या होता है, चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं, चेंज इन डिमांड। क्या लिखा है, व्हेन द अमाउंट परचेज ऑफ अ कमोडिटी राइजेस और फॉल बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर अदर देन इट्स ओन प्राइस, प्राइस के अलावा किसी वजह से चेंज आ रहा है, क्या बोल दिया जाएगा, चेंज इन डिमांड, या फिर चेंज शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। other than the own price of the commodity, it is called change in demand। change in demand may be of two types, increase in demand, decrease, expansion contraction नहीं, increase decrease, ठीक है। देखो मीनिंग समझाइए, इंक्रीज इन डिमांड क्या बोलोगे, बस डिमांड बढ़ेगी अदर फैक्टर की वजह से, प्राइस की वजह से नहीं। इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज डिमांड रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर बाइज अ लार्जर अमाउंट ऑफ कमोडिटी एट द सेम प्राइस, उसी भाव पे, बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ज्यादा डिमांड करी उन्हीं भाव पे, रीजन क्या है, अदर फैक्टर्स, सिंपल है। डिक्रीज में क्या लिखोगे, कम डिमांड करी उसी प्राइस पे, रीजन क्या है, अदर फैक्टर। इंक्रीज इन इंक्रीज, अच्छा और लिखा है इंक्रीज के बारे में, इंक्रीज इन डिमांड में टेक प्लेस ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, इनकम बढ़ गई होगी। चेंज इन टेस्ट ऑफ द, चेंज इन टेस्ट इन फेवर ऑफ द कमोडिटी, टेस्ट बदल गया होगा आपका, अच्छा लगने लगा होगा। राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट महंगे हो गए होंगे तभी इधर आ गए, है ना। फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसके साथ यूज होने वाला चीज सस्ती हो गई होगी, तो आपने कहा चलो इसको खरीद लेते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ गई होगी। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एक्सेट्रा, अदर फैक्टर्स में चेंज आया है। आते हैं डिक्रीज इन डिमांड क्या होगा, बता तो दिया हमने, वही है। डिक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन द कंज्यूमर बाय अ स्मॉलर क्वांटिटी डिमांडेड एट द सेम प्राइस ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ये भी वही होगा। ग्राफ देख लेते हैं इसके, फिर से पहले इनिशियल समझाओगे, बार बार हम नहीं समझा रहे हैं, पीछे जो लिखा था इनिशियल बना के समझा दोगे, ठीक है। बनाए इसमें इनिशियल, क्या बनेंगे, आप एक डिमांड कर्व ले लोगे से डीडी, आप एक प्राइस ले लोगे और एक क्यू ले लोगे, ठीक। यहां नाम ले दो वाई एक्सिस, ओ एक्सिस, सॉरी ओ एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस, ठीक है। अब होगा क्या, इंक्रीज इन डिमांड हुआ है,
इंक्रीज इन डिमांड, प्राइस तो नहीं बढ़ाने घटाने। इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व पूरा राइटवर्ड साइड शिफ्ट हो जाता है, ठीक, पूरा डिमांड कर्व राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। तो अगर हम डिमांड कर्व एक बनाए तो किधर, इधर साइड बनेगा, इधर इंक्रीज हुआ है इधर साइड बनेगा। ये हमने बना दिया नया डिमांड कर्व, इसको नाम दे देते हैं हम D2, ठीक है, इसको नाम देते हैं ये D1 था, ठीक, इतना बनाया। अब सोचो प्राइस तो यही है, प्राइस यही है, प्राइस अब अगर इसको हम यहां से ले जाएं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया हमने, आगे नए डिमांड कर्व से टकराया और नीचे गिर गया, ठीक, सही है। उसी भाव पे डिमांड पहले यहां थी, अब यहां आ गई, ग्राफ तो बन गया मेरा, ठीक है। पॉइंट अभी हम एक्सप्लेनेशन से डाल देंगे क्योंकि हमने लिखे हैं वही पॉइंट डालेंगे, ठीक है। बाकी तुम्हें ऐसे बना के समझा देना है क्या लिखा है, पहले वो बेसिक समझाना फिर लिखना। अ राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व फ्रॉम D1 टू D2 शोज एन इंक्रीज इन डिमांड। कह रहे हैं D1 डिमांड कर्व था, अब क्या बन गया है D2, और ये क्या दिखा रहा है, इंक्रीज इन डिमांड, सही है। दिस शिफ्ट हैपेंड ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, ये रीजन इसके कुछ और हैं, प्राइस नहीं है, प्राइस के अलावा फैक्टर है, जैसे कि इंक्रीज इन इनकम पीछे पड़ा, या राइज इन प्राइस सब्स्टिट्यूट, या फिर चेंज इन टेस्ट एंड पॉपुलेशन एक्सेट्रा, ठीक। इन फिगर एट द सेम प्राइस ओपी, प्राइस तो वही है ओपी, कंज्यूमर नाउ डिमांड मोर क्वांटिटी, कह रहे हैं ज्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, शिफ्टिंग फ्रॉम पॉइंट A1 ऑन D1, मतलब अगर हम इस पॉइंट को नाम दें A1 तो ये D1 डिमांड कर्व का A1 पॉइंट है, और कहां शिफ्ट कर गया होगा, D2 के A2 पॉइंट पे, 2.A2 ऑन D2 डिमांड कर्व। आ रहा है समझ में, बहुत शॉर्ट में पूरी बात एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। आगे लिखा एज अ रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम OQ1 टू OQ2, ये OQ1 है, रिजल्ट क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई एट द सेम प्राइस ओपी, उसी भाव पे। ये एक्सप्लेन हो गया आपका क्या, इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। डिफरेंस वगैरह इस पे काफी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्या, डिक्रीज इन डिमांड, बहुत आसानी से बन जाएगा, फिर से इनिशियल लेके चलोगे, क्या करना होगा, डिक्रीज हुआ है, नया डिमांड कर्व पीछे साइड, आगे साइड नहीं, अपोजिट साइड बनेगा इस बार, लेफ्ट वर्ड साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। नाम इसको हम दे देते हैं D3, कुछ भी नाम दे सकते हो अपने वर्ड्स में, D1। अब देखिए क्या हुआ, पी तो प्राइस तो यहां तक जा रहा था पहले, अब नया डिमांड कर्व तो यहां आ गया है, तो प्राइस कहां से क्रैश कर आएगा, यहां पे कट करके यहां पे आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन खींचना तेजी हो गई है। क्या लिखा हुआ देखते हैं, अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व फ्रॉम D1 टू D3 शोज अ डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड दिखा रहा है, उल्टे साइड खिसक गया है। दिस शिफ्ट हैपेंस ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, कह रहे हैं दूसरी वजहों से हुआ, ये ऑब्वियस है। हो क्या सकता है, इनकम घट गई है ना, सब्स्टिट्यूट के रेट घट गए, इसको नहीं खरीद के दूसरी तरफ चले गए। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ऑब्वियस है, टेस्ट नहीं रहा अब इसमें, कह रहे नहीं खरीदेंगे। फॉल इन पॉपुलेशन, गिर गई है एक्सेट्रा। इन फिगर 7, अच्छा 7 हटा देते हैं, एट द सेम प्राइस ओपी कंज्यूमर नाउ डिमांड लेस क्वांटिटी, कम डिमांड कर रहा है, यहां पे आ गया, ठीक है। शिफ्टिंग फ्रॉम पॉइंट A1 टू A3, ठीक है। A1 D1 वाले डिमांड कर्व पे था, A3 D2 वाले डिमांड कर्व पे, D3 वाले डिमांड कर्व पे आ रहा है ये। एज अ रिजल्ट द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस फ्रॉम OQ1 टू OQ एट द सेम प्राइस OP, प्राइस वही है। नेक्स्ट आते हैं कुछ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन और इंक्रीज, बहुत आसान है, पढ़ लिया, अब ये खुद बना लोगे, ठीक है। अच्छा कभी, हाँ एक चीज मिस हुई थी, अगर कभी स्केड्यूल पूछ ले, नॉर्मली बुक में नहीं दिया था, आपसे पूछ ले भैया एक्सपेंशन का स्केड्यूल बना दो, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का, क्या करोगे, एक तरफ प्राइस डालोगे, एक तरफ क्वांटिटी डिमांडेड डालोगे, ठीक है। प्राइस रखे 100, डिमांड रख दी मान लो 2 किलो, प्राइस घटा देना, डिमांड बढ़ा देना, हो गया एक्सपेंशन। कंट्रैक्शन का पूछ ले तो भैया प्राइस रखना, क्वांटिटी डिमांडेड रखना, प्राइस रखे 100, डिमांड रखी 2 किलो, प्राइस घटा देना, 90 हो गए, डिमांड बढ़ेगी घटेगी, अच्छा प्राइस बढ़ाना है, उल्टा बोलना, डिमांड घटानी है ना, तो प्राइस क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना, प्राइस बढ़ के हो गया 120 रुपए किलो, डिमांड घट गई, प्राइस घटे, प्राइस बढ़े, डिमांड घट गई, क्या दिखा दिया आपने, कॉन्ट्रैक्शन, सही है। अच्छा इंक्रीज डिक्रीज कैसे दिखाओगे, स्केड्यूल के थ्रू, इंक्रीज दिखाना है, कोई बता पाएगा, इंक्रीज, अभी तुमने एक्सपेंशन कंट्रैक्शन पढ़े थे, जो प्राइस की वजह से हो रहे थे, इंक्रीज डिक्रीज किसकी वजह से हो रहे थे, अदर फैक्टर की वजह से, प्राइस की वजह से तो नहीं हो रहे थे, तो उसका स्केड्यूल कैसे बनाओगे, फिर प्राइस रखोगे,
डिमांड रखोगे अपनी, है ना, क्लियरली बना लेना, प्राइस वही रख देना दोनों बार 100 इंक्रीज करना है, डिमांड यहाँ लिखना 2 किलो, यहाँ रख देना कितनी, उसी भाव पे डिमांड बढ़ गई। और अगर डिक्रीज दिखाना है तो ऑब्वियस है, प्राइस तो वही रखोगे, मान लो 100 रुपए, इधर भी 100 रुपए, सही है, लेकिन डिमांड के साथ क्या करोगे, घटा दोगे, यहाँ 4 किलो, यहाँ 3 किलो, उसी भाव पे घट रही है, ये स्केड्यूल होगा। ठीक है, अब आते डिफरेंस पे, एक्सपेंशन और इंक्रीज का डिफरेंस लिखना है, और बहुत अच्छे से आता है तुमको। एक्सपेंशन प्राइस की वजह से होता है और इंक्रीज अदर फैक्टर की वजह से होता है। मोर क्वांटिटी परचेज ड्यू टू फॉल इन प्राइस, मोर क्वांटिटी परचेज एट द सेम प्राइस, फॉल इन द कमोडिटीज ओन प्राइस, रेट गिरे होंगे, इस पे रीजन है। इसका क्या है, चेंज इन अदर फैक्टर, इनकम टेस्ट एक्सेट्रा, मूवमेंट डाउनवर्ड अलोंग द सेम डिमांड कर्व, इंक्रीज एक्सपेंशन कैसे हुआ था, उसी डिमांड कर्व में नीचे मूव कर गए थे, एक्सपेंशन हो गया था, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द एंटायर डिमांड कर्व। ठीक, पूछना है किसी को इसमें? नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन कंट्रैक्शन और डिक्रीज, सेम बता दोगे वैसे ही, लेस क्वांटिटी ड्यू टू राइज इन प्राइस, है ना, लेस क्वांटिटी एट द सेम प्राइस, रीजन क्या है, ओन प्राइस, रीजन क्या है, अदर फैक्टर। थर्ड क्या है, मूवमेंट अपवर्ड अलोंग द सेम डिमांड कर्व, मूवमेंट लेफ्टवर्ड ऑन द न्यू डिमांड, मतलब नया डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, पूछना है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द एंटायर डिमांड कर्व, खत्म हो गया। लास्ट एक आपकी बुक में रीजन दिए हुए थे आपको, इंक्रीज और डिक्रीज के रीजन थोड़े से हैं। एक्सपेंशन कंट्रैक्शन का तो पता है रीजन ना, एक्सपेंशन कंट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, प्राइस की वजह से, उसका कुछ रीजन नहीं बनेगा। लेकिन ये इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड के थोड़े बहुत रीजन बता रहे हैं और तुम्हें आते हैं ऑलरेडी। पहला इनकम रीजन होता है, ऑब्वियस अदर फैक्टर रीजन होते हैं, तो इनकम होगा। राइज कब होगा, इंक्रीज कब होगा, जब इनकम बढ़ेगी। डिक्रीज डिमांड कब होगी, जब इनकम घटेगी, यही लिखा है, इंक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इनकम। दूसरा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट गुड्स के रेट के साथ क्या होना चाहिए कि आपकी इसकी डिमांड बढ़ने चाहिए, है ना, सब्स्टिट्यूट के रेट बढ़ेंगे, इसकी डिमांड बढ़ेगी। इधर क्या होगा, फॉल होने चाहिए, तभी तो इसकी घटेगी, तभी उधर जाओगे, आ रहा है रीजन। थर्ड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट साथ में यूज होता है, अगर इसकी डिमांड बढ़ानी है उसके रेट घटने चाहिए, फॉल इन द प्राइस, और इसमें बढ़ने चाहिए, तभी तो इसकी डिमांड घटेगी, उसकी घटी डिमांड, इसकी भी घट गई। आ रहा है ये समझ में? टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कह रहे फेवरेबल चेंज आ जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी, अगर आपको अच्छी से अच्छी लगने लगे और अच्छी ना लगे, अनफेवरेबल टेस्ट आ जाए तो आपकी डिमांड घटी जाएगी। सीक्यू में आ सकता है, प्राइस एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्ट ऑफ राइज इन प्राइस, है ना, आपकी डिमांड इंक्रीज कब होगी, जब आपको लग रहा है आगे रेट और बढ़ने वाले, अभी खरीद लो, और अगर बाद में एक्सपेक्ट करो गिरने वाले हैं, एक्सपेक्ट फॉल इन प्राइस, तभी डिमांड अभी नहीं बढ़ेगी, अभी घटी रहेगी, बाद में बढ़ाएंगे। लास्ट, पॉपुलेशन इंक्रीज कब करेगी, जब पॉपुलेशन बढ़े, डिक्रीज इन पॉपुलेशन से डिक्रीज करेगी। सारे फैक्टर्स हो गए, पूछना है, चैप्टर खत्म है। ठीक।